हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमारे चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी उस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस के बारे में, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व। तो भाई इस लेक्चर का, इस सेशन का मैंने टारगेट कर दिया है फिक्स कि आज हमें पढ़ना होगा क्या, हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। और जब टारगेट हमारा फिक्स है तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। भाई ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था, और बड़े ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में जो भी पार्ट्स आई के आपके सिलेबस में हैं उन पार्ट्स को हमने ही बड़ी ही डिटेल में डेप्थ में जा कर के समझा था, ठीक है। और उन्हीं में से एक पार्ट होता है आई का जहाँ पे आई क्या करती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है। भाई हमारी आंखों के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, हमारी आंखों के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज होती हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं? सबसे पहले जाती हैं हमारी आंखों के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या होता है भाई? फर्स्ट पार्ट होता है एक बर्स्ट आउट शेप का या एक कॉन्वेक्स शेप का एक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं हमारी कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होती है ये कैसी होती है भाई? कलर में ट्रांसपेरेंट होती है। शेप कैसा होता है इसका? ये बाहर की तरफ कर्व्ड होती है, ठीक है, इसलिए इस शेप को हम कॉन्वेक्स शेप भी कहते हैं, ठीक। और इसका काम क्या होता है? इसका काम एक्चुअली 2 काम होते हैं। पहली चीज़ तो क्या, हमारी आंखों के अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, तो उन सेंसिटिव चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर कवरिंग भी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया को आप कैसे समझ सकते हो। आप अपनी नोटबुक्स में जो कवर पेज होता है उसके ऊपर जो आप जिलेटिन चढ़ाते हो, उसी तरह हमारी जो कॉर्निया है ना वो बिल्कुल उस जिलेटिन की तरह ही काम करती है। जिलेटिन आप क्यों चढ़ाते हो? जिलेटिन कवर, ताकि अंदर का जो आपका ब्राउन कवर होता है, पेपर होता है, वो गंदा ना हो जल्दी से। उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप क्या करते हो? उसके ऊपर जिलेटिन चढ़ा लेते हो। सिमिलरली ये जो हमारी कॉर्निया होती है इसका क्या काम होता है? आंखों के अंदर की चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल से, है ना, और किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल से और किसी भी तरह के इंजरी वगैरह से ये क्या करती है? आंखों के अंदर की चीज़ों को, कंटेंट को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक। तो पहली चीज़ क्या हो गई? प्रोटेक्शन का काम हो गया हमारी आई के जो अंदर के कंटेंट्स हैं, इनर कंटेंट्स हैं। दूसरा जो इसका काम है वो इसके शेप पे डिपेंड करता है। इसका शेप कैसा है? इसका शेप है कैसा? कॉन्वेक्स। तो जाहिर सी बात है जब इसका शेप कॉन्वेक्स है और ये खुद कैसी है? ट्रांसपेरेंट है, यानी कि अपने आप से लाइट को जाने दे रही है। तो ये क्या करेगी? ऐसे थोड़ी ना जाने देगी लाइट को, क्योंकि इसका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो ये क्या करेगी? ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज होगी ना उसको कन्वर्ज करके आंखों के अंदर लेकर के जाएगी। कॉर्निया जो है वो लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर देती है कि हाँ भाई ठीक है, हमारे अंदर से तुम पास हो जाओ, आई के अंदर चली जाओ। लेकिन कैसे जाओगे? क्योंकि हमारा शेप कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो हम तुम्हें अंदर कैसे भेजेंगे? हम तुम्हें थोड़ा सा कन्वर्ज करके भेजेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है? इसके 2 काम है। पहली चीज़ तो इसने क्या किया? हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट किया। दूसरी चीज़ क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकल के आ रही हैं उनको कन्वर्ज करके आंखों के अंदर पहुंचाना। फिर इसके बाद में कॉर्निया के बाद जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेज हैं वो कहाँ पहुंचेंगी? वो पहुंचती है हमारी आंखों के एक कलर्ड पार्ट में। कलर्ड पार्ट क्या होता है भाई? कलर्ड पार्ट होता है आइरिस। जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी की आंखें देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले चीज़ देखने को मिलती है उसके आंखों का कलर। आंखों का कलर क्यों होता है भाई? क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना हमारी आंखों का आइरिस,
इसके पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है मेलेनिन पिगमेंट, और इसे कौन प्रोड्यूस करता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट्स कहेंगे। ये मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं, ये पिगमेंट मेलेनिन पिगमेंट सेक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब अलग अलग रेशियो में प्रोड्यूस करते हैं। अगर कि मेलेनिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया, मेलेनोसाइट्स ने ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, इस आइरिस का कलर हो जाएगा डार्क ब्राउन। और अगर मेलेनिन कैसा हुआ है, कम सेक्रीट हुआ है, कम प्रोड्यूस हुआ है, तो आइरिस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। यानी कि अगर हम बात करें हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे ये होता है आइरिस। और इस आइरिस में कलर कहाँ से आता है, इस आइरिस में कलर आता है कहाँ से, मेलेनिन पिगमेंट से, जो कि कौन प्रोड्यूस करते हैं, मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब इस आइरिस के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या दिखेगा, एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा। एक्चुअली वो ब्लैक कलर का स्पॉट नहीं होता है, वो ब्लैक कलर की ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, उस ओपनिंग को हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्यूपिल। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का क्या है, आइरिस है, और इसके मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। आपको ये ब्लू कलर की आइरिस दिख रही होगी, और इसके अंदर आपको ये बिल्कुल ज़रा सा छोटी सी ब्लैक कलर की ओपनिंग दिख रही होगी, और इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्यूपिल कहते हैं। खिड़की है ये, है ना, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी आंखों की क्या होती है, खिड़की होती है। जिस तरह से हमारे रूम्स और हमारे घरों की जो विंडोज़ होती हैं वो क्या करती हैं, सनलाइट को अंदर आने देती हैं, उसी की तरह ये जो प्यूपिल है, छोटी सी जो ओपनिंग है आइरिस के सेंटर में, ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट से निकल रही इंसिडेंट रेस को कहाँ जाने देगी, आंखों के अंदर जाने देगी। ठीक है, अब क्या होता है, जिस तरह से आप अपने घरों की खिड़कियों को कभी बंद करते हो तो कभी खोलते हो। जब बहुत धूप आ रही होती है तो आप क्या कर दोगे, खिड़कियां बंद कर दोगे, और ज़्यादा वो तो पर्दे भी डाल दोगे। और अगर आपको अपने रूम के अंदर रोशनी चाहिए है, सनलाइट चाहिए है, तो आप क्या करते हो, उसे खोल भी देते हो। लेकिन क्या करें, इस प्यूपिल के साथ भी तो कुछ हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो हमें लाइट मिल रही है, अगर आप घर के अंदर हो तो आपको ट्यूबलाइट वगैरह से लाइट मिल जाएगी, अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो आपको सनलाइट वगैरह से लाइट मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि जिस तरह से हम अपने घर में रोशनी की एंट्रेंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसी तरह हमें अपने आँखों की जो खिड़की होती है प्यूपिल, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट है उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी एंट्री को रेगुलेट करना पड़ेगा। और उस रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है भाई, हमारी ये आइरिस। इसका मतलब क्या हुआ, ना सिर्फ आइरिस हमारी आंखों को सुंदर बनाने के लिए कलर प्रोवाइड करती है मेलेनिन के थ्रू, साथ ही साथ ये क्या करेगी, इस प्यूपिल को क्या करेगी, छोटा और बड़ा भी करेगी। जैसे कि आप अपने घर में हो और अभी आपके घर में ट्यूबलाइट वगैरह जल रही है, आपकी आंखों तक सफिशिएंट लाइट पड़ रही है, जिसके कारण क्या है, आपके कमरे में, आपके घर में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, फर्नीचर रखा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिख रही हैं। तो इतनी सफिशिएंट लाइट आपको कहाँ मिल रही है, ट्यूबलाइट से मिल रही है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, आप दिन के टाइम पे जाओगे घर से बाहर, दिन के टाइम पे तो बहुत तेज़ धूप होती है, और अगर इतनी तेज़ धूप, इतनी ज़्यादा हीट अगर आपकी आंखों के अंदर चली गई तो क्या होगा, आंखों के अंदर का जो कंटेंट है वो तो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि क्यों, अंदर का कंटेंट बहुत सेंसिटिव है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस खिड़की को छोटा करना पड़ेगा। और ये छोटा कौन करता है, प्यूपिल को छोटा कौन करता है, ये आइरिस करती है। ठीक है, जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हमारी आंखें बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी सी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये आइरिस जो है प्यूपिल को छोटा कर देती है ताकि कम लाइट अंदर जाए हमारी आंखों के अंदर। और जैसे ही आप घर के बाहर से घर के अंदर की तरफ आते हो, लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो एकदम से आपको चीज़ें जो ना दिखाई नहीं देती। आप नोटिस करके देखो, तेज़ धूप के बाद आप घर के अंदर आओगे तो आपको ना एकदम से चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, काली काली दिखाई देंगी। क्यों, क्योंकि सफिशिएंट लाइट आपकी आंखों तक नहीं पड़ रही होती है। तो आप क्या करते हो, अपनी आंखों को इस तरह से बड़ा बड़ा करते हो। बड़ा क्यों करते हो, क्योंकि आप चाह रहे हो कि अब ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए। उस समय क्या होता है, ये जो खिड़की होती है प्यूपिल, ये बड़ी हो जाती है। कौन बड़ा करता है इसको, हमारी आइरिस। ठीक है,
तो ये आयरिस ना सिर्फ हमारी आंखों को सुंदर करने के लिए कलर प्रोवाइड करती है आंखों को, साथ ही साथ ये क्या करेगी, प्यूपिल का जो साइज है उसको भी रेगुलेट करेगी। टाइम टाइम पे जब प्यूपिल को बड़ा होना रहेगा तो उसको बड़ा करवा देगी, जब ज़्यादा लाइट चाहिए होगी आंखों के अंदर, और जब कम लाइट चाहिए होगी तो प्यूपिल को क्या करेगी, छोटा कर देगी। अब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेस कहाँ पहुँच गई भाई, आइरिस पे पहुँच गई। अब हो सकता है कि कुछ इंसिडेंट रेस जो है, एक चीज़ और है, सभी की सभी इंसिडेंट रेस जो है ना आंखों के अंदर नहीं जाती हैं। जो इंसिडेंट रेस कहाँ पड़ रही हैं, आइरिस पे पड़ रही हैं, वो हो सकता है तो रिफ्लेक्ट हो जाए या अब्जॉर्ब हो जाए। सिर्फ वही इंसिडेंट रेस जो कि कहाँ जा रही है, जो कि हम बोलते हैं कि प्यूपिल के अंदर जा रही हैं, प्यूपिल पे पड़ रही हैं, वही क्या हो पाएंगी, आंखों के अंदर जा पाएंगी। यानी कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सभी इंसिडेंट रेस आंखों के अंदर नहीं जाएंगी, सिर्फ वो इंसिडेंट रेस जो कि प्यूपिल पे पड़ रही हैं, प्यूपिल पे स्ट्राइक कर रही हैं, वही आंखों के अंदर जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई प्यूपिल तो हमारी क्या है, प्यूपिल तो हमारी एक खिड़की है। जैसे कि आपके घरों में जो दीवारें होती हैं, दीवारों में खिड़कियां लगी होती हैं, सनलाइट कहाँ से आती है, सनलाइट वहीं से आती है जहाँ से उसको जगह मिलती है आने की, यानी कि खिड़कियों से जगह उसको मिलती है। वॉल पे भी सनलाइट पड़ती है, लेकिन क्या वॉल से, दीवारों से सनलाइट हमारे घर के अंदर आ पाती है? नहीं आ पाती। कहाँ से आ पाती? जहाँ से उसको जगह मिलती है। जगह मतलब क्या? खिड़कियाँ। तो हमारी आंखों की जो खिड़कियाँ हैं, प्यूपिल है, उसी से ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज होगी, लाइट रेज होगी, वो आंखों के अंदर जाएगी। आंखों के अंदर उसको क्या मिलेगा भाई? आंखों के अंदर उसको मिलता है एक वाइट क्रिस्टलाइन लेंस। हमारी आंखों के पास भी क्या होता है? लेंस होता है। एक आंख के पास एक लेंस तो दूसरे आंख के पास दूसरा लेंस। और कैसा होता है भाई? ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है। और ये लेंस किसी कांच का नहीं बना होता है, ग्लास का नहीं बना होता, ये प्रोटीन का बना होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में, लेंस के बाद में क्या मिलेगा? एक बड़ा सा फ्लूइड चैम्बर मिलेगा। एक बड़ा सा फ्लूइड चैम्बर मिलेगा। फ्लूइड चैम्बर में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस चैम्बर के अंदर भरा होता है फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। फिर इसके बाद में आंखों के पीछे की तरफ आपको क्या मिलेगी? एक बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये क्या होती है? ये हम बोलते हैं कि बेसिकली ये एक टाइप की स्क्रीन तो होती है, ये बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो कहाँ मिलती है आपको? आंखों की जो आई बॉल होती है, बेसिकली हमारी जो आई बॉल होती है उसके पीछे की तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, और उस पतली सी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेटिना। क्या बताया मैंने? रेटिना क्या है? एक पतली सी मेम्ब्रेन जो कि हमारी आई बॉल में पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक, ये रेटिना खास क्यों है? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं भाई दो लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। अगर ये रॉड्स एंड कोन्स ना हो ना रेटिना पे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेस थी वो कहाँ पहुँच गई है? अब लेंस पे पहुँच गई है। लेंस क्या करेगा? क्योंकि हमारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स है, तो ये क्या करेगा? इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्ज करने के बाद में ये जो रिफ्रैक्टेड, अब ऑब्वियस सी बात है लेंस तक आ गई हैं इंसिडेंट रेस, तो लेंस से जब निकलेंगी तो क्या होगा? अब वो रिफ्रैक्टेड रेस कहलाएंगी। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेस होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं? ये आकर के कन्वर्ज होती हैं। कहाँ कन्वर्ज होती हैं? ये रेटिना पे ही कन्वर्ज होंगी। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। यानी कि लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ जाके कन्वर्ज होती हैं? इस रेटिना पे कन्वर्ज होती हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहाँ बनेगी? इसी रेटिना पे बनेगी। रेटिना पे होते हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स, जो क्या करते हैं? ये जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है ना, इसको ये लोग क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। रॉड्स का क्या काम होता है? रॉड्स ये पता लगाता है कि कितने अमाउंट की, कितनी इंटेंसिटी की लाइट आई है। और कोन्स क्या पता लगाएगा? कोन पता लगाएंगे कि भाई कौन से कलर की लाइट आई है। फिर क्या होगा? इनने ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ऑब्टेन कर ली। अब क्या करेंगे? अचार थोड़ी ना डालेंगे, इस इंफॉर्मेशन को ये कहाँ पहुँचाएंगे? हमारे ब्रेन तक पहुँचाएंगे। किसके फॉर्म में? तो भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ये हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। ठीक है, और किसके थ्रू पहुंचाएंगे? तो होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या होती हैं भाई? ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगी? इंफॉर्मेशन को
जो भी रॉड्स एंड कोन्स ने इकट्ठा करे हैं उन इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कहाँ लेके जाएंगी, ब्रेन तक लेके जाएंगी। यानी कि ये जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारी आंखों से लेकर के कहाँ तक जाती है, हमारे ब्रेन तक जाती है। लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारी आई बॉल का जो पीछे का पोर्शन होता है उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्टिक नर्व है ये इस मेम्ब्रेन को, रेटिना को चीरते हुए हमारी आई बॉल के अंदर एंटर करती है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये जो हमारी रेटिना होती है ना ये इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट नहीं होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेटिना फटी हुई रहती है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये आपको दिख रही होगी जगह जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि इस स्पॉट पे कोई भी रॉड्स एंड कोन्स नहीं है, रेटिना वहाँ से फटी हुई है और इसी स्पॉट से ऑप्टिक नर्व्स हमारी आई बॉल के अंदर आती हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, हमारी आई बॉल का। एक चीज़ और है, हमारी आंखों के पास दो फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया ये वाला होता है, ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, जो कि किससे फिल्ड होता है, विट्रस ह्यूमर से। और एक और होता है जो कि हमारी बेसिकली जो कॉर्निया है, कॉर्निया और जो आइरिस है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। एक और फ्लूइड कंपार्टमेंट है जो कि कहाँ होता है, हमारी कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है और वो किससे भरा हुआ होता है, वो होता है एक्वस ह्यूमर से फिल्ड। ठीक, अब ये जो दोनों ही फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं इनका क्या काम होता है, पहली चीज़ तो ये क्या करेंगे, हमारी आंखों को थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, वरना हमारी आंखें तो बिल्कुल सूख जाएंगी। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है ना, उनको, उनके रिफ्रैक्शन को, उनके कन्वर्जेंस को हेल्प करती हैं। क्यों, क्योंकि एक तरह से ये मीडियम को चेंज कर रही है ना। इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है भाई, हवा से आ रही है। कहाँ जा रही है, आई बॉल के अंदर जा रही है। ये तो हमें पता है कि आई बॉल के अंदर उसे क्या मिलेगा, लेंस मिलेगा। ठीक है, लेंस क्या करेगा, जो कि हमारे पास कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज कर देगा। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करवाएगा, जो दोनों फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये आई बॉल के अंदर का मीडियम चेंज कर देते हैं, जिसके कारण जो इंसिडेंट रेज है उनका रिफ्रैक्शन हो पाता है हमारी आंखों के अंदर और इमेज प्रॉपर्ली बन जाती है रेटिना पे। अब ये जो इमेज है बच्चों वो कैसी होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कैसी इमेज बनाएगा, ये बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो चीज़ें हमें उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती, है ना। कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज कैसी बना दी, रियल इन्वर्टेड बना दी, लेकिन फिर भी हमको चीज़ें जो है ना उल्टी दिखाई नहीं देती। क्यों, क्योंकि भाई आंखों का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन लेकर के ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है और जिस साइज का होता है उसी साइज का दिखाई देता है। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब सवाल क्या पूछा था यार हमसे, सवाल हमसे ये पूछा गया था कि ह्यूमन आई पे इमेज कौन से पार्ट पे बनती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि रेटिना एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है आई बॉल के पीछे की तरफ, उस पे इमेज बनती है। भाई इमेज की रेटिना पे बनने की मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है कि भाई इस रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। अगर कि रिफ्रैक्टेड रेस कन्वर्ज होकर के रेटिना पे नहीं पहुंची, अगर रेटिना पे नहीं पहुंचेंगी तो रॉड्स एंड कोन्स कैसे पता कर पाएंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रेज आ रही हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है, अमाउंट कितनी है, या हम बोल सकते हैं कि उसका कलर कैसा है। जब ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन रॉड्स एंड कोन्स ब्रेन तक पहुंचाएंगे ही नहीं तो ब्रेन प्रोसेस क्या करेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, और फिर कैसे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, कैसे ब्रेन उस ऑब्जेक्ट की एक इरेक्ट इमेज बना पाएगा। तो इमेज की मजबूरी होती है कि उसे रेटिना पे ही बनना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रेटिना के पास प्रेजेंट होते हैं दो लाइट सेंसिटिव सेल्स, या आप इनको दो सेंसर सेल्स भी बोलते हो। ये रॉड्स एंड कोन्स आई के किसी भी और पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इमेज की मजबूरी है कि उसे कहाँ बनना है, रेटिना पे ही बनना है। ठीक, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, The human eye can focus an object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to। अब मैंने आपको बताया था, पहले से हम काफ़ी चर्चा करते आ रहे हैं इस टॉपिक पे, इस विषय पे, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, आप कोई भी स्फेरिकल लेंस या कोई भी मिरर ले लो, स्फेरिकल मिरर ले लो,
अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जाते हो उस लेंस या उस मिरर के सामने, वो जो इमेज बनाएगा, रिस्पेक्टिव इमेजेस जो बनेंगी, उनकी भी पोजीशन क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन अभी अभी हमने सवाल में देखा कि हमारी आंखों के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना पे बनाता है। इमेज की मजबूरी होती है रेटिना पे बनने की, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं रेटिना पे, रॉड्स एंड कोन्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि जो भी इंसिडेंट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को पहुंचाएंगे। ब्रेन क्या करेगा, उसकी इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट की, है ना। तो इमेज की मजबूरी है क्या होने की, रेटिना पे बनने की। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारी आंखों का जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा ही इमेज कहाँ बनाए, रेटिना पे बनाए। कॉन्वेक्स लेंस के तो हमने 6 केसेस देखे थे कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन है और इमेज भी जो है ना अलग अलग पोजीशन पे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है आपने कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, f2 पे बनेगी। अगर आपने 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी। लेकिन भाई आंखों के अंदर ऐसा क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस तो प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा गया हो, इन्फिनिटी पे क्यों ना रखा गया हो, इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा रेटिना पे। तो भाई इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है। क्या जवाब है वो, कि हमारा जो आई लेंस होता है वो क्या करता है, अपनी जो फोकल लेंथ है उसे चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है हमारा आई लेंस, हमारा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, दूरी पे रखा गया है, तो वो क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ बढ़ा लेगा। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, आंखों के पास रखा गया है, तो वो क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ कम कर लेगा। लेकिन क्या हमारा लेंस इतना स्मार्ट होता है कि वो अपनी जो फोकल लेंथ है वो खुद ही बढ़ा ले या खुद ही कम कर ले? बिल्कुल भी नहीं। इस लेंस को भी क्या चाहिए होते हैं, कुछ सपोर्टर्स चाहिए होते हैं। वो सपोर्टर्स कौन होते हैं भाई, वो सपोर्टर्स होते हैं हमारी सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, यही एक्चुअली में आई लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कराती रहती हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि हमारी आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करती रहती हैं। कैसे, जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, जब हमें दूर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी आंखों से दूर रखा हुआ है, उस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना होता है तो क्या होता है, ये सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो आई लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन हो गया मतलब क्या, इसका जो कर्वेचर है वो हो गया कैसा, काफ़ी कम, यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी दिख जाएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा पास में, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, हमारा जो आई लेंस है ना वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, पिचक जाएगा। पिचकने के कारण क्या हुआ, ये इस तरह से थोड़ा सा गोल हो जाएगा, जिसके कारण इसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है तो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके कारण हमारा जो आई लेंस है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के कारण उसका कर्वेचर जो है बढ़ जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिसके कारण पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी हम क्लियरली देख पाते हैं, यानी कि उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे ही बन जाती है। इतना क्लियर है आप सबको? इससे क्या होता है कि चाहे ऑब्जेक्ट दूर रखा हो चाहे ऑब्जेक्ट पास रखा हो, इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा रेटिना पे ही बनेगी। और इस पावर को हम क्या कहते हैं, अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इसमें हेल्प कौन करता है, उसमें हेल्प करती हैं ये हमारी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के 2 काम होते हैं, एक तो आपने देख लिया पावर ऑफ अकोमोडेशन, दूसरा काम क्या होता है, ये हमारी आई लेंस को जो है ना अपनी पोजीशंस पे इंटैक्ट रखता है। वरना क्या हो, हमारा जो आई लेंस है ना, बढ़िया हमारी आई बॉल के पास 2-2 फ्लूइड कंपार्टमेंट्स है, तो बारी बारी जाकर के वो क्या कर ले, उनमें स्विम करके आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि सिलियरी मसल्स उनको पकड़ के रखते हैं अपनी पोजीशन पे। आई आपको बात समझ में? तो अपनी पोजीशंस पे आई लेंस को फिक्स रखते हैं, प्लस क्या करेंगे, उनका फोकल लेंथ भी कम और ज़्यादा करवा देंगे। तो सवाल क्या हमसे पूछा गया था कि ये जो एबिलिटी होती है आई लेंस की अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी, पावर ऑफ एकोमोडेशन।
ठीक है। और इसमें कौन हेल्प करता है आई लेंस को? इसमें करती है हेल्प सिलियरी मसल्स अपने फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, अपने कर्वेचर को चेंज करने के लिए। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, कौन करता है भाई आई लेंस के कर्वेचर को या उसके फोकल लेंथ को चेंज? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के दो काम है, एक तो वो लेंस को पकड़ के रखेंगी अपनी जगह, और दूसरी चीज जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको वो क्या करती रहेंगी? चेंज करती रहेंगी। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। अब देखो दो थ्योरी होती हैं, एक होती है नियर पॉइंट की थ्योरी और एक होती है फार पॉइंट की थ्योरी। एक होता है कौन सा? नियर पॉइंट, और एक होता है अपना फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या बोलता है? सबसे पहले नियर पॉइंट देखो। नियर पॉइंट हम बोलते हैं कि वो मिनिमम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का हमारी आंखों से, जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली और कंफर्टेबली दिखाई देगा। नियर पॉइंट क्या है भाई? ये वो मिनिमम डिस्टेंस है हमारी आंखों का और हमारी आंखों से लेकर के किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि भाई उस डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देगा और कंफर्टेबली दिखाई देगा। क्लियरली का क्या मतलब है? वो हमें ब्लर्ड नहीं दिखेगा, है ना, वो हमें बिल्कुल जैसा है ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा उसकी बहुत ही क्लियर इमेज हमें देखेगी, ब्लर्ड इमेज नहीं मिलेगी। तो क्लियर का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ये कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? कि हम उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कंफर्टेबली देख सकते हैं। कंफर्टेबली देख सकते हैं मतलब क्या? कि अपनी आंखों पर किसी भी तरह का प्रेशर या स्ट्रेन दिए बगैर, है ना, अपनी आंखों पे किसी भी तरह का स्ट्रेन दिए बगैर हम कंफर्टेबली उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कैसे? तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि किसी भी पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी जो बेसिकली जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है? हमारा जो आई लेंस है वो ऐसा गोल मटोल सा हो जाता है, यानी कि थिक हो जाता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारा आई बॉल क्या होता है? हमारी आई लेंस क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है। लेकिन कंप्रेशन की भी तो कोई हद होनी चाहिए ना, कंप्रेशन की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो आई लेंस है वो गोल होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है, तो सिलियरी मसल्स इतनी कॉन्ट्रैक्ट हुई कि हमारा जो आई मसल्स है, जो हमारी जो आई लेंस है वो क्या हो गई? पिचक के बिल्कुल रोटी बन गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, वरना तो आई लेंस क्या हो जाएगा? हमारा डैमेज हो जाएगा, और ये डैमेज कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा, आप इसे ठीक नहीं कर सकते हो। तो अगर सिलियरी मसल्स पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और आई लेंस को क्या करती है? कंप्रेस करती हैं, तो इस कंप्रेशन की भी क्या होनी चाहिए? कोई लिमिट होनी चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मैक्सिमम लिमिट आपको देखने को मिलेगी 25 सेंटीमीटर पे। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है कहाँ? हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इस डिस्टेंस पे क्या होगा? इस डिस्टेंस पे हमारी जो सिलियरी मसल्स होंगी वो मैक्सिमम कंप्रेस कर देंगी हमारे आई लेंस को। अब अगर कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इस 25 सेंटीमीटर के अंदर रखा है, यानी कि सपोज आपने ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो क्या होगा? मजबूरी में, अब भाई सिलियरी मसल्स का तो काम है क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट करना पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। और आई लेंस का भी क्या काम हो जाएगा? जो भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज करने का। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा गया है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो मजबूरी में सिलियरी मसल्स को, आई लेंस को क्या करना पड़ेगा? और कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? आंखों पे बहुत स्ट्रेन पहुंचेगा। तो 25 सेंटीमीटर क्या है भाई? 25 सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हो और कंफर्टेबली देख सकते हो। कंफर्टेबली मतलब क्या? कि आंखों पे किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे हमें पता है कि हमारे जो सिलियरी मसल्स है वो मैक्सिमम कंप्रेशन कर देती हैं आई लेंस का। और अगर इससे कम डिस्टेंस पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो भाई आई लेंस पे बड़ा ही स्ट्रेन पड़ने वाला है, क्योंकि सिलियरी मसल्स उसे और कंप्रेस करेंगी, उसके मैक्सिमम एक्सटेंट से भी ज़्यादा कंप्रेस कर देंगी।
उसे हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। सवाल क्या पूछा गया था कि एक नॉर्मल विजन के लिए जो लीस्ट डिस्टेंट है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। और यही 25 सेंटीमीटर क्या कहलाता है, कहलाता है नियर पॉइंट। अब जैसे एक नियर पॉइंट है उसी की जैसा एक फार पॉइंट भी होगा। नियर पॉइंट पे हम मिनिमम डिस्टेंस ले रहे थे ऑब्जेक्ट और अपनी आंखों के बीच में, फार पॉइंट में हम क्या लेते हैं, फार पॉइंट में हम लेते हैं हमारी आंखों से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का एक मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, फार पॉइंट में हम क्या लेते हैं, फार पॉइंट में हम लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस भाई, तो हमारी आंखों से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो 2 किलोमीटर के आगे दिखता ही नहीं है, यानी कि हमारे लिए फार पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गया जहां तक हम अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं अपनी आंखों से। आप बोलोगे 2 किलोमीटर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल विजन के लिए जो फार पॉइंट है वो कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। किसके बराबर होता है भाई, वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, हमसे बहुत दूर रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट को भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कंफर्टेबली देख सकते हैं और बहुत ही क्लियर इमेज के साथ देख सकते हैं। यानी कि हमें ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट ब्लर नहीं दिखेगा, साथ ही साथ हमारी आंखों पे किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं पड़ेगा उस इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब सवाल ये आता है कि मैम हमें तो केवल 2 किलोमीटर के बाद दिख ही नहीं रहा था और आप बात कर रहे हो इन्फिनिटी की। अच्छा, एक काम करो, अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमाओ और स्काई में देखो, क्या आपको सन नहीं दिखता, या आपको मून नहीं दिखता, या आपको स्टार्स नहीं दिखते? ये सब चीज़ें दिखाई देती है ना। इसका मतलब क्या है कि फार पॉइंट आपका क्या है, इन्फिनिटी ही है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्स, मून एंड सन है ना, ये हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। आप बात कर रहे थे 2 किलोमीटर की, मैंने आपको मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर भी रखे हुए ऑब्जेक्ट दिखा दिए। ठीक है, तो वो इतने मिलियंस ऑफ लाइट ईयर हमसे दूर है, इसीलिए हम उन चीज़ों की, सन, मून या स्टार्स की या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम क्या बताते हैं, इन्फिनिटी बताते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट क्या है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है जहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, तो वो है इन्फिनिटी। यानी कि ऑब्जेक्ट जो कि हमसे कैसा रखा गया है, हमारी आंखों से इन्फिनिटी पे रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट को भी हम देख सकते हैं। आई होप आपको नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कंसेप्ट अब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 diopters for correcting his distant vision. For correcting his near vision, he needs a lens of power +1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? यानी कि यहाँ पे एक बंदा है जिसको ना ही दूर का क्लियरली दिखता है और ना ही पास का दिखता है। ठीक है, यानी कि उसको प्रेस बायोपिया भी है और इसके बाद में उसको मायोपिया भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, प्रेस बायोपिया में क्या होता था, पास का नहीं दिखता था, और मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी याद करने की कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम पता करें कि मायोपिया में क्या दिखता है क्या नहीं दिखता और हाइपरमेट्रोपिया में क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। तो एक काम करो, मायोपिया क्या है भाई, मायोपिया एक छोटा सा वर्ड है ना। मायोपिया क्या, एक छोटा सा वर्ड है। छोटा सा मतलब क्या, कि पर्सन को छोटी चीज दिखेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो कि कम डिस्टेंस पे रखा गया होगा, छोटे डिस्टेंस पे रखा गया होगा, पास रखा गया होगा, वो दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अब ये वाला वर्ड कुछ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, बहुत बड़ा नहीं हो गया? तो बिल्कुल सही बात है, ये वर्ड कैसा है, बहुत बड़ा है ना, बहुत लंबा है। तो लंबी डिस्टेंस पे रखा गया जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो दूर रखा गया ऑब्जेक्ट होगा, वो इस केस में पर्सन को दिखाई देगा। इसका मतलब क्या, पास रखी हुई चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक, आप इस ट्रिक से
मायोपिया में क्या दिखता है क्या नहीं, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या दिखता है क्या नहीं, वो आप हमेशा याद रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है भाई कि एक पर्सन है जिसको लेंस लगा हुआ है कितने पावर का, -5.5 डायोप्टर्स का। अब ज़रा फ्लैशबैक में जाओ, प्रीवियस चैप्टर में जब हमने पावर का कंसेप्ट पढ़ा था, पावर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पावर का एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ये 1/f क्या है भाई, ये है किसी भी लेंस की फोकल लेंथ। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर लेंस की क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, तो आपको सबसे पहले उसकी फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। 1/4 फोकल लेंथ कर देना तो पावर आ जाएगी। पावर किस में आएगी, ऐसा यूनिट डायोप्टर्स में आएगी। कब आएगी, जब आप अपनी फोकल लेंथ को किस में लोगे, मीटर्स में लोगे। और अगर आपको सवाल में फोकल लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, आप उसको इनिशियली मीटर्स में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हो, तो एक काम करना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना 100/f। और यहाँ पे f कैसा है भाई, f लिया है हमने सेंटीमीटर में। ये चीज़ हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी जब हम कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस की पावर निकालना सीख रहे थे। अब ज़रा याद करो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, एक रियल पॉइंट होता है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो भी इंसिडेंट रेस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जाती हैं, वो जैसे ही उस लेंस के बाहर निकलेंगी, वो एक्चुअली में हमें किसी एक रियल पॉइंट पे क्या होती हुई दिखेंगी, कन्वर्ज होते हुए दिखेंगी। कोई पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, वो क्या होंगी, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जाएंगी रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद में क्या होगा, वो कन्वर्ज होंगी। कहाँ कन्वर्ज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं फोकस। तो फोकस कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, रियल होता है, क्योंकि हमें वाकई में जो इंसिडेंट रेज है, जो रिफ्रैक्टेड रेज है, वो हमें कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं। और उसका ऑपोजिट कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है भाई, ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस। अगर आप स्ट्रक्चर भूल गए हो तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि हमें रिफ्रैक्टेड रेज को मिलाना पड़ता है पीछे की तरफ एक्सटेंड करके। क्यों, क्योंकि भाई जो हमारा कॉन्केव लेंस है ना, ये क्या करता है, जो इंसिडेंट रेज आ रही होंगी इसके ऊपर पैरेलल इंसिडेंट रेज, इनको क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि हमारा कॉन्केव लेंस है ही कैसा, डाइवर्जिंग है नेचर में। तो उस पर जितने भी इंसिडेंट रेज पड़ रही होंगी उनको वो रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। अब हमें पता है कि पैरेलल रेस तो भाई कहीं ना कहीं जाकर तो फिर भी मिल जाती हैं, इन्फिनिटी पे मिल जाती हैं, लेकिन डाइवर्जिंग रेस तो कभी भी कन्वर्ज नहीं होंगी। तो क्या करते हैं, इन डाइवर्जिंग रेस को पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करते हैं। तो जब हम एक्सटेंड करते हैं, हमें दिखाई देता है कि भाई ये जो डाइवर्जिंग रेस है ना, ये पीछे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, किसका, कॉन्केव लेंस का। लेकिन ये फोकस कैसा होता है भाई, ये नॉट रियल होता है, यानी कि एक वर्चुअल पॉइंट होता है ना। यहाँ पे एक्चुअली में हमें रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज होती हुई नहीं दिखती हैं, हम उनको कन्वर्ज करके लेके आते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज पीछे कहीं आकर के मिलेंगी तो इस पॉइंट पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। इसीलिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स। मतलब क्या, लेंस की पावर किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो डेफिनेटली लेंस पावर के फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ रखी गई होगी, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंस की। तो भाई यहाँ पे ये पर्सन अपने जो डिस्टेंट विजन है, यानी कि जो दूर का जो विजन है, दूर की जो नज़र है, उसे करेक्ट करने के लिए डेफिनेटली कौन सा लेंस यूज कर रहा होगा भाई, वो यूज कर रहा होगा कॉन्केव लेंस। यस और नो। डिस्टेंट विजन मतलब क्या, दूर की नज़र, दूर की चीज़ें उसको क्लियरली नहीं देख रही हैं, तो उसको देखने के लिए वो क्या करेगा, वो यूज़ करेगा एक टाइप का डाइवर्जिंग लेंस, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव है, तभी उसकी पावर भी कैसी आई है, नेगेटिव आई है। दूसरा क्या है, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, यानी कि पास की नज़र को करेक्ट करने के लिए वो एक लेंस यूज़ कर रहा है जिसकी पावर कैसी है, +1.5 मीटर है। प्लस मतलब क्या
कि जो लेंस वो यूज़ कर रहा है उसकी पावर पॉजिटिव है, यानी कि उस लेंस की फोकल लेंथ भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तभी तो उसकी पावर कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। तो यहाँ पे पास की नज़र को करेक्ट करने के लिए वो कौन से लेंस यूज़ कर रहा है भाई, एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट एंड डिस्टिंक्ट नियर विजन, यानी कि दोनों ही टाइप के जो लेंसेज की यहाँ पे चर्चा हो रही है, करेक्शन के लिए जो यूज़ करे जा रहे हैं, उनकी पावर दी गई है, रिस्पेक्टिव पावर्स दी गई है, और हमें उनकी क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो भाई हमें पता है कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। अगर फोकल लेंथ आप ले रहे हो मीटर्स में तो ये वाला फॉर्मूला, नहीं तो आप 100/f यूज़ करोगे। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाया था, इनफैक्ट मैंने आपको अभी भी काफ़ी कुछ बता दिया है पावर के बारे में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज़ किया गया है, यानी कि जो कॉन्केव लेंस यूज़ किया गया है, उसकी पावर दी गई है, उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। निकालना आसान है, क्या करेंगे, तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ को आप ले जाओगे कहाँ, लेफ्ट में, यानी कि LHS में, और RHS में क्या ले आओगे, डिनोमिनेटर में पावर ले आओगे, तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो 1 क्या कर दिया आपने, -5.5 कर दिया, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई कॉन्केव लेंस की, -0.181 मीटर्स। क्या आ गई, -0.181 मीटर्स आ गई कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ। वो लेंस जिसको कि पर्सन यूज कर रहा है अपनी दूर की नज़र को करेक्ट करने के लिए, दूर की नज़र को सुधारने के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सेम फॉर्मूले से हम जो पास की नज़र करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज़ कर रहा है पर्सन, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर उसकी फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ को आप ले जाओ LHS में, RHS में क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। 1/p की वैल्यू रख दी आपने क्या, +1.5, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, +0.667 मीटर। ठीक, ये क्या आई है, फोकल लेंथ आई है कॉन्वेक्स लेंस की, जो कि पर्सन यूज कर रहा है अपने पास की नज़र को करेक्ट करने के लिए। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन कितना है, वो 80 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। हमसे बोला गया है कि जो फार पॉइंट है किसी मायोपिक पर्सन का, मायोपिक मतलब क्या है, मायोपिक मतलब क्या, छोटा, मायोपिक मतलब क्या होता है, मायोपिया यानी कि छोटा वर्ड है। छोटा वर्ड मतलब क्या, कि पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो दूर का नहीं दिखेगा, इसके कारण पर्सन का जो फार पॉइंट है वो कितना है, वो है 80 सेंटीमीटर, यानी कि पर्सन 80 सेंटीमीटर के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उसे नहीं दिख रहा। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, किस डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, 80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मायोपिक पर्सन है वो, उसको क्या हो गया है, मायोपिया हो गया है। पास की चीजें दिखेंगी, दूर की नहीं दिखने वाली। और कितने दूर की नहीं दिखने वाली, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं दिखने वाली। अब कौन सा ऐसा लेंस लगाए, हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लेंस लगाए जिसके कारण उसके जो दूर की जो नज़र है वो ठीक हो जाए। तो आपको पता है, अभी अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं कि मायोपिया जब होता है, मायोपिया में क्या होता है भाई, कि जो इमेज होती है वो कहाँ बन जाती है, रेटिना के आगे बन जाती है। इमेज को कहाँ बनना होता है भाई, जैसे ये रही क्या, अपनी आई बॉल, ठीक है, ये क्या है, अपनी आई बॉल है। इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमेज कहाँ बन जाती है, रेटिना के आगे बन जाती है। इस केस को आप ऐसे समझ सकते हो, आप गए हो कोई मूवी देखने, थिएटर में क्या होता है, आपकी चेयर्स लगी होती हैं जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, सामने लगी होती है क्या, एक बड़ी सी वाइट स्क्रीन, और पीछे की तरफ क्या चलता है, एक प्रोजेक्टर चलता है। प्रोजेक्टर क्या करता है, रेज को, जो पिक्चर की जो रेज है उसको स्क्रीन पे क्या करता है, फेंकता है, जिसके कारण स्क्रीन पे क्या बनती है, उस पिक्चर की इमेज बन जाती है। अब हमने क्या किया, हमने जो है ना स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका लिया।
जिसके कारण क्या हुआ, पिक्चर की इमेज तो बनी, कहाँ बनी, स्क्रीन पे नहीं बनी, स्क्रीन के आगे ही बन गई। तो क्या आपको वो पिक्चर क्लियरली दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बनना चाहिए था, जो स्क्रीन थी, वो तो पीछे चली गई। ऐसा ही तो यहाँ पे हो रहा है, रेटिना भी क्या हो गया है, पीछे हो गया है। इमेज कहाँ बनी है, इस पॉइंट पे बनी है। तो क्या चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? हाँ, करेक्ट करने के लिए हमें एक लेंस चाहिए होता है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको दिखाई नहीं देता है। कौन सा ऐसा लेंस यूज़ कर लें कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो आपको पता है कि जब कुछ इस तरह का केस होता है तो हमें एक ऐसा लेंस यूज़ करना पड़ता है कि जो क्या करे, हमारी आँखों का जो लेंस है ना, उस आँखों के लेंस तक इंसिडेंट रेस पहुँचाए। कैसे? डाइवर्ज करके, है ना। क्यों? क्योंकि आई लेंस तो अपना काम यहाँ पे कर रहा है बच्चों। आई लेंस क्या कर रहा है, अपना काम यहाँ पे कर रहा है। उसका काम क्या है, जो रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से उनको डाइवर्ज करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, उनको कन्वर्ज करना। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेस है उनको क्या करना, कन्वर्ज करना। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कन्वर्जेंस है वो कहाँ हो रही है, ये रेटिना के आगे ही हो जा रही है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा लेंस लेकर के आते हैं जो कि क्या करे, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है ना, उसको हमारी आंखों तक कैसे पहुंचाए, उसको हमारी आंखों तक थोड़ा सा डाइवर्ज करके पहुंचाए, ठीक है, फैला के पहुंचाए। जिसके कारण क्या होगा, हमारी आई लेंस को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ज करने में। जिसके कारण जो कन्वर्जेंस होगा ना, वो थोड़ा दूर जाकर के होगा। दूर जाकर के होगा मतलब कहाँ होगा, रेटिना पे होगा। भाई किसी फैली हुई चीज़ को समेटने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई ऑलरेडी चीज़ जमी होगी और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में टाइम लग जाएगा, जल्दी पहुंचा दोगे आप। लेकिन अगर कोई चीज़ फैली हुई है तो उस फैली हुई चीज़ को पहले आपको समेटना पड़ेगा, फिर समेट के आपको दूसरी जगह पे उसको ले जाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमारे जो आँखों का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। आँखों के कॉन्वेक्स लेंस की गलती नहीं है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रही इंसिडेंट रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन ये कन्वर्जेंस रेटिना पे नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आई लेंस ने अपना काम तो किया लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई लेंस में ही प्रॉब्लम आ गई। उसका कर्वेचर क्या हो गया, कर्वेचर हो गया उसका थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि फोकल लेंथ कम हो गई। भाई मायोपिया है ना इस पर्सन को, मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। दूर की चीज़ें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आई लेंस को थोड़ा सा थिन करना पड़ता है, उसका कर्वेचर कम करना पड़ता है, फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आई लेंस के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो अपना कर्वेचर कम नहीं कर पा रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है, जिसके कारण उसकी फोकल लेंथ बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। इसलिए वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा, इसलिए कन्वर्जेंस कहाँ हो रहा है, रेटिना के पहले ही हो रहा है। तो हमें उसको करेक्ट करने के लिए एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि क्या करे, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेस को क्या करे, वो डाइवर्ज करके हमारे लेंस तक पहुंचाए। तो क्या होगा, लेंस को उन डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ज करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा और कन्वर्जेंस कहाँ होगी, थोड़ा ज़्यादा दूर होगी। ज़्यादा दूर मतलब कहाँ, अब बन जाएगी इमेज रेटिना पे। तो भाई डाइवर्जिंग लेंस तो हमने एक ही पढ़ा है, कौन है हमारा प्यारा, कॉनकेव लेंस। तो हम क्या करेंगे, मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। अब नेचर तो ठीक है लेकिन हमसे पावर भी पूछी गई है। पावर कैसे निकालेंगे भाई, फोकल लेंथ क्या होगी, हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं देख सकता, यानी कि 80 सेंटीमीटर के आगे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसको वो दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, हम पर्सन की जो भी हम जैसे कि कॉनकेव लेंस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, उस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम कितनी रख देते हैं, 80 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, जो हम कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं उसके मायोपिया को करेक्ट करने के लिए उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हम कर देते हैं 80 सेंटीमीटर। जिसके कारण क्या होगा कि अब 80 सेंटीमीटर के आगे जो भी चीज़ें रखी गई होंगी ना वो उसको दिखाई देने लगेंगी। तो हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ ले लेते हैं अपने कॉनकेव लेंस की 80 सेंटीमीटर और कौन सी लेंगे, -80 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। फिर क्या किया हमने,
हमने फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, P इज इक्वल्स टू 1/f। हमारा f किस में है भाई, सेंटीमीटर में है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 100/f, जहाँ पे हम f कहाँ रखेंगे, किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे। तो 100 ये कितना हो जाएगा, -80, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 4, तो 5/4 कितना हो जाएगा, -1.25D। यानी कि पर्सन की मायोपिया को ट्रीट करने के लिए हमने उसे कॉनकेव लेंस दिया है। ठीक है, किस तरह का लेंस दिया है भाई, कौन से नेचर का, तो कॉनकेव लेंस दिया है, और उस लेंस की पावर कितनी है, तो -1.25 डायोप्टर्स है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक eye is 1 meter. What is the power of lens required to correct this defect? Assume the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है। हाइपरमेट्रोपिया आपको, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पर्सन को क्या दिखता है क्या नहीं, तो मैंने आपको बताया है हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या, एक बड़ा वर्ड मतलब क्या कि लंबा वर्ड है ना, तो जो लंबे डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट रखे गए होंगे वो पर्सन को दिख जाएगा। यानी कि पर्सन की पास की नज़र जो होगी वो कमज़ोर होगी, दूर की नज़र उसकी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है किसी पर्सन को, यानी कि उसकी जो आई लेंस है वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज तो कर रही हैं, लेकिन कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, वो कन्वर्ज कर रही हैं रेटिना के पीछे, है ना। इमेज को, जैसे ये आपकी क्या है, आई बॉल है, ये क्या रही आपकी आई बॉल रही। अब हमारा जो आई लेंस है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है उसको कन्वर्ज करेगा, लेकिन कहाँ कन्वर्ज करेगा, रेटिना के पीछे कन्वर्ज करेगा। करना कहाँ चाहिए था, रेटिना पे, हुई कहाँ, रेटिना के पीछे। भाई रेटिना के पीछे तो रॉड्स एंड कोन्स है नहीं, तो क्या उस पर्सन को जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ब्लर्ड इमेज होगी। इसीलिए इस चीज़ को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तो भाई हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा लेंस लेकर के आते हैं इस हाइपरमेट्रोपिक आई के आगे, जो क्या करे, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है ना उनको क्या करे, ऑलरेडी कन्वर्ज करके आंखों के अंदर भेजे, जिससे क्या होगा, हमारे जो आंखों का जो लेंस होगा, आई लेंस होगा, उसको ऑलरेडी जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो कैसी होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो और ज़्यादा कन्वर्ज करने की उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंस कहाँ हो जाएगा, रेटिना पे ही हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए है। अभी कन्वर्जेंस कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे हो रहा है, इसलिए चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, पास की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं, दूर की दिख रही हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये कन्वर्जेंस कहाँ हो, रेटिना पे हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा लेंस लेकर के आते हैं जो कि ऑलरेडी क्या करे, आंखों के अंदर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है उसको ऑलरेडी कन्वर्ज करके थोड़ा सा आंखों के अंदर पहुंचाए, जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो आई लेंस होगी उसको ज़्यादा कन्वर्ज्ड, ऑलरेडी कन्वर्ज्ड रेस को बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करने की मेहनत नहीं पड़ेगी, और कन्वर्जेंस कहाँ हो जाएगा, रेटिना पे ही हो जाएगा। और ऐसा लेंस कौन सा होता है भाई, ये वाला लेंस होता है हमारा कौन सा, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, है ना। क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है, इंसिडेंट रेज जो इसके अंदर आती हैं उसको कन्वर्ज कर देता है। तो ये जो हमारा सवाल था इसमें हमसे पूछा गया था कि एक हमें डायग्राम बनाना है टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो भाई कुछ इस तरह से उसको करेक्ट कर दिया जाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं जिसके कारण क्या हो, इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना पे बन जाए। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को वो दिखाई देगा। नियर पॉइंट उसका कितना है, 1 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। हमने ये तो बता दिया कि कॉन्वेक्स लेंस लगेगा,
लेकिन किस पावर का लगेगा वो तो अभी बताया नहीं है। और हमें अज्यूम क्या करना है कि नियर पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर और हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का कितना है नियर पॉइंट 1 मीटर है और होता कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट फेसेस डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वो देख पाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। इट हैपन्स बिकॉज द आई लेंस फोकसेस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रेज बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे जो है ना इमेज बन जाती है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कन्वर्जेस द इनकमिंग लाइट इन सच अ वे दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। क्या करेगा कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज करके ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेस को आंखों तक पहुंचाएगा। बहुत ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करेगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। भाई इस सवाल में हमसे कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं, उनका हम एक एक करके उनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाई हाइपरमेट्रोपिया वर्ड आया है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, ये कौन सा विजन डिफेक्ट है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है यानी कि लंबा वर्ड है, यानी कि जो लंबे डिस्टेंसेस पे रखे गए होंगे ऑब्जेक्ट वो दिखाई देंगे और जो कम डिस्टेंस पे रखे गए हैं ऑब्जेक्ट यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट वो दिखाई नहीं देंगे। यानी कि दूर की नज़र बढ़िया है लेकिन पास की नज़र थोड़ी सी हो गई है कमज़ोर। कैसे हो जाती है भाई कमज़ोर, ये देखो जैसे कि हमने बनाई है क्या, एक अपनी आई बॉल। ठीक है, ये रही क्या हमारी आई बॉल। इस आई बॉल के अंदर क्या होगा भाई, एक लेंस होगा। लेंस का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट से जो भी इंसिडेंट रेज आ रही है निकल के उनको कहाँ कन्वर्ज कर देना, ला करके रेटिना पे कन्वर्ज कर देना। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि दूर रखी हुई चीज़ें तो दिख जाती हैं लेकिन पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते। क्यों नहीं दिख पाते, क्योंकि भाई हमारी ये जो आई लेंस होती है ना, ये पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो कहाँ बनाती है, वो बना देती है इमेज रेटिना के पीछे। कहाँ बना देती है, रेटिना के पीछे, आईबॉल के पीछे। जहाँ बननी चाहिए वहाँ नहीं बनेगी, रेटिना के पीछे जा कर के बन जाती है। ज़रा क्यों, वो इसलिए क्योंकि भाई आपको मैंने पहले भी बताया है कि पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारी आई लेंस को अपना कर्वेचर बढ़ाना पड़ता है, अपनी फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो रहा है जहाँ पे हमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आई लेंस है जितना सफिशेंट फोकल लेंथ कम करना चाहिए उसको पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उतनी सफिशेंट फोकल लेंथ वो कम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इमेज कहाँ बन जाती है, जाकर के रेटिना के पीछे बन जाती है। अब क्या करें, अब हमको इस डिफेक्ट को करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेक्ट करेंगे, हम लेकर के आते हैं एक लेंस। ठीक है, हम एक लेकर के आते हैं लेंस। वो लेंस कैसी होगी भाई, वो लेंस कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि वो क्या करे, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज है ना उसको क्या करे, ऑलरेडी थोड़ा सा कन्वर्ज करके आंखों के अंदर भेजे, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो आई लेंस होगी ना उसको ऑलरेडी कन्वर्ज्ड रेस को फर्दर कन्वर्ज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जिसके कारण क्या होगा, कन्वर्जेंस कहाँ हो जाएगा, रेटिना पे ही हो जाएगा। तो एक ऐसी लेंस लेकर के हम आते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रे को हमारी आई बॉल के अंदर आई लेंस तक कैसे पहुँचे, थोड़ी सी कन्वर्ज करा करके पहुँचे, ताकि हमारे आई लेंस को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उन रेस को फर्दर कन्वर्ज करने के लिए, और वो जल्दी से रेटिना पर ही क्या कर दें, रेस को कन्वर्ज कर दें। तो इसके लिए तो हमें एक कन्वर्जिंग टाइप का लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग टाइप का लेंस कौन सा होता है भाई, कन्वर्जिंग टाइप का लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए है, हमें चाहिए है एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब देखो
एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, एक नॉर्मल आई की अगर मैं बात करूँ जिसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं है, उस नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच का जहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिया का केस होता है, जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है, उसमें हम बोलते हैं कि जो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। यानी कि इस डायग्राम से समझो, आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ठीक है, नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है, ये देखो। लेकिन इस 25 सेंटीमीटर पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने, तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी भाई, उसकी इमेज बनेगी रेटिना पे। यानी कि नॉर्मल नियर पॉइंट है अगर किसी आँख का 25 सेंटीमीटर, और इसी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बन जाएगी रेटिना के पीछे। अब क्या करें, एक काम करते हैं, ये जो नियर पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इस हाइपरमेट्रोपिक आई की जो नियर पॉइंट है उसको हम बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें पता है कि नॉर्मल विजन के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर है। हम उस हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए भी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का लेकर के चल रहे थे। जब हमने उस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने, तो हमने देखा कि भाई इमेज तो रेटिना के पीछे बन गई। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, हम इस हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब हम इसका नियर पॉइंट बढ़ा देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई। यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कैसा होता है, 25 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही होता है। क्यों, क्योंकि देखो ना, हम जब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का लेकर के चलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, तो देखो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे बन रही है। और जैसे ही हमने क्या किया, हमने नियर पॉइंट बढ़ा दिया, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर दिया, तो इमेज कहाँ बन गई भाई, रेटिना पे बन गई। यानी कि एक पॉइंट तो क्लियर है कि हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब देखो सवाल में हमको दिया गया है क्या, कि नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कितना भाई, 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर। ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था, हमें पता चल गया था कि हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अब वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है। तो सवाल में देखो, सवाल में दिया गया है कितना है नियर पॉइंट, 100 सेंटीमीटर है। अब हमें अज्यूम क्या करना है, हमें अज्यूम करना है कि नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, और किस पावर की लेंस हम प्रिस्क्राइब करें इस पर्सन को, हाइपरमेट्रोपिक आई को, कि उसका जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया वो हो जाए करेक्ट। ठीक, तो लेंस का टाइप तो हमें पता चल गया, कौन सा लेंस चाहिए हमें, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसकी आंखों तक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो इंसिडेंट रे है वो कैसे पहुँचे, थोड़ी सी कन्वर्ज होकर के पहुँचे, ताकि क्या हो, आई लेंस को फर्दर उन रेस को कन्वर्ज करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा दूर जाकर के कन्वर्ज ना करे, थोड़ा पास ही कर दे, यानी कि रेटिना पे ही कर दे। तो कौन सा लेंस यूज़ होगा भाई, हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा, यानी कि एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होगा। अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें इसकी पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए हमें किसी भी लेंस के लिए क्या ज़रूरत होती है, फोकल लेंथ की ज़रूरत होती है। अब ये फोकल लेंथ कहाँ से आएगी भाई, एक काम करते हैं, हमें हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दिया गया है और हमसे बोला गया है कि नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है उसको आप अज्यूम करो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं भाई, कुछ इस तरीके से, हम अपने कॉन्वेक्स लेंस की एक ऐसी फोकल लेंथ लेंगे जिसके कारण क्या होगा कि 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने उसको रखा जाएगा, जिसपे हमने क्या लगाया, करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, उसकी इमेज कहाँ बने, उसकी इमेज बने उसके नियर पॉइंट पे।
भाई हाइपरमेट्रोपिक पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कब पाता है, पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख कब पाता है, जब उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसके खुद के नियर पॉइंट पे बनती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट है, तो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए भी नियर पॉइंट कितना हो जाए, 25 हो जाए। अभी अभी हमने देखा है कि अगर आपने हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए भी नियर पॉइंट अगर 25 लिया है तो उसकी इमेज रेटिना के पीछे बनेगी, और अगर हम नियर पॉइंट बढ़ा देंगे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, उसकी प्रॉपरली रेटिना पे ही बनेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाइपरमेट्रोपिक पर्सन किसी भी इमेज को देखे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखे तो ब्रेन को उसकी इमेज कहाँ बनानी पड़ेगी, उसके नियर पॉइंट पे, उसके खुद के नियर पॉइंट पे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए एक ऐसा लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ, बेसिकली हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है इस कॉन्वेक्स लेंस की। तो हम एक ऐसे लेंस, ऐसी फोकल लेंथ लेते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस की, जिससे क्या हो कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, 25 सेंटीमीटर पे रखें, तो ब्रेन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज का बना दे हाइपरमेट्रोपिक आई की जो नियर पॉइंट है उस पे इमेज बना दे। क्योंकि हमें पता है कि इमेज कोई भी हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है उसकी आंख इमेज कब देख पाएगी, वो कब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, जब उसकी इमेज बनाएगा ब्रेन कहाँ, उसके नियर पॉइंट पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या ले देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं भाई, 25 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, नॉर्मल जो नियर पॉइंट होता है उस पे रख रहे हैं। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी उस हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे, और इस केस में हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्या है, एंड डैश क्या है, एंड डैश हम ले लेते हैं कितना, 1 मीटर है, तो उसको हम ले लेते हैं कितना, 100 सेंटीमीटर। अब आपके पास u है, v है, तो क्या आप लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, फटाफट से लेंस फॉर्मूला लगा दो और इस कॉन्वेक्स लेंस की आप एक फोकल लेंथ निकालो बढ़िया सी। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना कि बिना साइन कन्वेंशंस के यूज करे फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट मत करना। ठीक है, क्या है यहाँ पे u, आप क्या लोगे, हमें तो पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही लेते हो, तो u क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, -25 सेंटीमीटर। अब इमेज क्या आएगी, इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई कॉन्वेक्स इमेज बना कैसी इमेज रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बना कैसी इमेज रहा है, एक वर्चुअल इमेज बना रहा है ना, कैसी इमेज बना रहा है, एक वर्चुअल इमेज। और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब वो इमेज कहाँ बने, ऑब्जेक्ट के ही सेम साइड पे बने, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बने। इसलिए इमेज डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, -1 मीटर या -100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें निकालनी है, फटाफट से हमने क्या किया, मेरा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया, कितना होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, 1/v की जगह क्या आ जाएगा, -1/100 माइनस, ये वाला माइनस कौन सा है, फॉर्मूले का माइनस है, ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, 1/-25, -25 ये वाली कौन सी वैल्यू है भाई, 1/u की वैल्यू है। अब ब्रैकेट खोल देना, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, -1/100 प्लस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, तो ये कितना हो जाएगा, -1/100 प्लस 1/25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर लेकर के जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फोकल लेंथ 1/f कितनी आ जाएगी भाई, 1/f आ जाएगी आपके पास 100/3। कितनी आ जाएगी, 100/3, और इसको आप इन्वर्स कर दोगे, f कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 0.033 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई कॉन्वेक्स लेंस की, आप बोलोगे 0.33 मीटर्स। हमें निकालना क्या था, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, हमें पावर निकालनी थी। अब आपके पास फोकल लेंथ आ चुकी है, तो फटाफट से आप क्या करो, फटाफट से आप जो है इसकी पावर निकालो। पावर कैसे निकालोगे, पावर इज इक्वल टू 1/f कर देना, तो कितना आ जाएगा, 1/0.33, तो ये पावर कितनी आ जाएगी, +3.0 डायोप्टर्स। इजी था ना, थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं था। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था भाई, अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे हैं वो कैसे थे, वो कुछ इस तरह के थे कि सिंपली आपको लेंस की जो है
या तो पावर दी गई थी, उसकी आपको फोकल लेंथ निकालनी थी, या फोकल लेंथ गिवन थी, उसकी पावर निकालनी थी। यहाँ पे आपको पावर भी निकालना था और फोकल लेंथ भी निकालना था। कैसे हमने निकाला? हमें पता था कि हाइपरमेट्रोपिया है, एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिक आई के साथ हम डील कर रहे हैं, जिसका नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें दिख जाएगा। तो अगर आपने एक नॉर्मल जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल विजन के लिए, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, उस 25 सेंटीमीटर पर आपने हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल जो हमारा नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर देते हैं। जब हमने 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा किया नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का, हमने क्या देखा, इमेज बन गई रेटिना पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ, हम रखते हैं 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और उसके सामने हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने हम लगा देते हैं एक लेंस। उस लेंस की हमें क्या निकालनी थी, फोकल लेंथ निकालनी थी सबसे पहले। पावर तो आप तब निकालोगे ना जब आपको फोकल लेंथ पता होगी। तो आप कुछ इस तरीके का लेंस लोगे जिसकी फोकल लेंथ सपोज लो कितनी होगी, x होगी। इस फोकल लेंथ के x होने के कारण क्या होगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, 25 सेंटीमीटर पर रखोगे, जिसके कारण क्या होगा, इमेज कहाँ बन जाएगी, ब्रेन इमेज कहाँ बनाएगा, उस हाइपरमेट्रोपिक आई की नियर पॉइंट पे बन जाएगा। नियर पॉइंट कितनी थी इस केस में हाइपरमेट्रोपिक आई की, आपने बोला 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, v क्या हो गया, -100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ अपनी कितनी आई थी, फोकल लेंथ अपनी एक्चुअली फोकल लेंथ आ गई हमारी 33.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आई, 33.3 सेंटीमीटर है। एक्चुअली ये गलत लिखा है, देखो इधर पे, ये 1/f नहीं है, ठीक है, ये 100/3 क्या आया है भाई, ये 100/3 आया है आपका f। फोकल लेंथ कितनी आई है, 100/3 आई है, और इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मीटर्स में 0.33 मीटर। अब फोकल लेंथ आ गई है तो पावर के फॉर्मूले में पुट कर दो, पावर कितनी आ जाएगी, +3 डायोप्टर्स आ जाएगी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, why is a normal eye can not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर। भाई ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है, अब तो हम हायर लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमसे पूछा गया है कि एक नॉर्मल विजन की अगर हम बात करें तो क्यों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि 25 सेंटीमीटर से कहाँ रखा गया है, पास में रखा गया है आंखों के, हम क्यों उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, कंफर्टेबली नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, सिलेरी मसल्स हमारी आई लेंस को क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी। वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आई लेंस को क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी। कंप्रेस करने के कारण क्या होगा, जो आई लेंस का कर्वेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, गोल गोल हो जाएगा हमारा आई लेंस, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ होनी चाहिए कम, कर्वेचर होना चाहिए ज़्यादा। और ये मैक्सिमम जो कंप्रेशन है आई लेंस का, जिसको कि हमारी सिलेरी मसल्स करेंगी, वो कब होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। यानी कि जब ऑब्जेक्ट रखा गया हो हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उस समय हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं हमारी आई लेंस को मैक्सिमम कंप्रेस करेंगी। भाई कंप्रेशन की भी तो कोई लिमिट होती है, ऐसा थोड़ी ना कि गोल गोल आई लेंस की रोटियां ही बना दो आप बैठ के। तो 25 सेंटीमीटर पे आई लेंस का मैक्सिमम कंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आपने क्या किया है, इस 25 सेंटीमीटर के भी अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए हो आंखों के, यानी कि आपने सपोज ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, अपनी आंखों से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो अब क्या होगा, सिलेरी मसल्स और ज़्यादा क्या करेंगी, आई लेंस को कंप्रेस करेंगी। इस कंप्रेशन से क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ तो कम हो जाएगी और आप किसी तरह से ऑब्जेक्ट देख भी लोगे, लेकिन क्या होगा, आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा और आप 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि आई लेंस पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है, वो आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देने लगेगा, उसकी इमेज काफ़ी ब्लर्ड दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर को इसीलिए हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस होता है आंखों से
किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का, जहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली और कंफर्टेबली देख सकते हो। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस किया है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाएगा हमारे आई लेंसेज पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगी। कौन करेगा कंप्रेस? सिलियरी मसल्स करेंगी। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारी आंखों से क्या कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर लेकर के चले गए हो, तो इमेज डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अभी अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ के आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो आंखों के सामने, इमेज की मजबूरी है रेटिना पे बनने की। और ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है लेंसेज के फोकल लेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंसेज का हमारी आई लेंसेज का जो कर्वेचर होता है उसको चेंज करती जाएंगी और फोकल लेंथ चेंज करती जाएंगी, बढ़ा देंगी। ऑब्जेक्ट को अगर दूर रखा है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आई लेंस की बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि वो खुद पतला हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट पास रखा गया है तो आई लेंस क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, अच्छा सा गोल मटोल सा हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो आप आंखों से, इमेज डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हम बोलते हैं हमेशा ही रेटिना पे बनेगी। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना even, ये even है, अवन नहीं है, even on increasing the distance of an object from the eye. For this the lens becomes thinner and its focal length increases as the object is moved away from the eye. दूर जाएगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पास आएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी आई लेंस की। आई होप ये वाला सवाल भी आपको आया होगा समझ। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? वाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं भाई? ये हमने कल पढ़ा है, फटाफट से करते हैं इस चीज़ को रिवाइज। भाई स्टार कहाँ है? स्टार होते हैं हमारे वैक्यूम्स में, है ना। स्टार अर्थ से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, और कहाँ होते हैं? वैक्यूम में होते हैं। स्टार से निकलने वाली लाइट को हम क्या कहते हैं? स्टार लाइट कहते हैं। और ये स्टार लाइट कहाँ पहुँचती है? हम तक पहुँचती है। हम कहाँ हैं भाई? हम खड़े हैं हमारी अर्थ पे। ये स्टार लाइट कहाँ पहुँचती है? हम तक पहुँचती है। हम कहाँ खड़े हैं? अर्थ पे खड़े हैं। अर्थ के पास क्या होता है? अर्थ के पास होता है एक बढ़िया सा क्या? एटमॉस्फेयर। एक बहुत बढ़िया सा एटमॉस्फेयर होता है, और इस एटमॉस्फेयर में होती हैं बहुत सारी लेयर्स। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ये इतनी सारी लेयर्स होती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास। और इन सभी एटमॉस्फेरिक लेयर्स की क्या होती है? अपनी अपनी एक डेंसिटी होती है। ट्रोपोस्फियर लेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और एक्सोस्फियर लेयर जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? वैक्यूम में जाएंगे। एटमॉस्फेरिक लेयर की जो डेंसिटी है वो क्या हमको मिलेगी? कम होते हुए दिखेगी। ठीक, अब जो स्टार से निकलने वाली जो स्टारलाइट है वो हम तक आती है। वो कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। और कहाँ आ रही है? अर्थ पे आ रही है। तो जाहिर है वो वैक्यूम से जब अर्थ पे आएगी तो अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे ट्रैवल करते हुए आएगी, है ना। अब स्टारलाइट जो कि खुद कहाँ से आ रही थी? वैक्यूम से आ रही थी। उस समय क्या हो रहा था कि हमें पता है कि वैक्यूम में तो जो लाइट है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। तो स्टार की भी जो लाइट होगी, स्टारलाइट, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ आ रही होगी। कितनी आ रही होगी भाई? कितने स्पीड के साथ? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस स्पीड के साथ आ रही होगी, है ना। अब क्या होगा? जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, जैसे ही क्या होगा? वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, वैक्यूम से वो कहाँ घुसेगी? वो घुसेगी सबसे पहले एक्सोस्फेयर में। लेकिन एक्सोस्फेयर की जो डेंसिटी है ना, वैक्यूम की तो कोई डेंसिटी थी नहीं, लेकिन एक्सोस्फेयर की तो डेंसिटी है। यानी कि स्टारलाइट कहाँ से आ रही है? एक रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। और हमें पता है कि जब एक लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको शॉर्टकट लेना पड़ता है। शॉर्टकट लेने की वजह से क्या होगा? वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक,
तो क्या होगा, जैसे ही स्टारलाइट वैक्यूम से पहुंची कहाँ, एक्सोस्फीयर में, उसे करना पड़ेगा अपना रास्ता चेंज। अब क्या हुआ, एक्सोस्फीयर से वो कहाँ आएगी, फिर थर्मोस्फीयर में आएगी। थर्मोस्फीयर में तो डेंसिटी और ज़्यादा है, अभी तो वो वैक्यूम से आ रही थी, कहाँ आ रही थी, एक्सोस्फीयर में। अब मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे लेयर्स की डेंसिटी कम होती जाएगी। एक्सोस्फीयर सबसे कम डेंस होती है। एक्सोस्फीयर से स्टारलाइट कहाँ जाएगी, वो जाएगी कहाँ, थर्मोस्फीयर में। ठीक है, थर्मोस्फीयर लेयर की जो डेंसिटी है वो एक्सोस्फीयर से ज़्यादा है, यानी कि फिर से लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, फिर से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और इसी तरह नॉर्मल की तरफ बेंड होते होते वो कहाँ पहुँचेगी, अर्थ पे पहुँचेगी, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को पास करते हुए। यानी कि जब स्टारलाइट हम तक पहुँचती है ना, तो वो क्या होती है, अपना काफ़ी रास्ता बेंड करके पहुँचती है, अपना रास्ता काफ़ी बेंड करके पहुँचती है। वो अपने ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ से वो आ रही होती है, उस पाथ को फॉलो नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि भाई डेंसिटी चेंज हो रही है ना, मीडियम चेंज हो रहा है, उसका मीडियम चेंज हो रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में वो कंटिन्यूसली आती जाती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी, अपना रास्ता बेंड करते हुए हम तक पहुंचेगी, अर्थ तक पहुंचेगी। अब अर्थ पे कौन खड़ा है, हम खड़े हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन स्टार लाइट्स को हम अपनी आंखों के अंदर लेकर के गए और आंखों के बाद कहाँ पहुँचा दिया, हमारे ब्रेन को पहुँचा दिया। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जैसे ही ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेज पहुंचती है उस तक वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और वो कोशिश करेगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की। इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। तो ब्रेन तक कौन सी रेज पहुंच रही है भाई, ब्रेन तक पहुंच रही है रिफ्रैक्टेड रेज, है ना। ब्रेन तक कौन सी रेज पहुंच रही है, रिफ्रैक्टेड रेज पहुंच रही है। तो ब्रेन क्या करेगा, इन रिफ्रैक्टेड रेज को उनके ओरिजिनल पाथ के अलोंग एक्सटेंड करेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ब्रेन को तो पता ही नहीं है कि जो स्टारलाइट आ रही है उस तक वो रिफ्रैक्ट होकर के आ रही हैं, अपना रास्ता चेंज करती आ रही हैं। उसको क्या लगेगा कि जिस डायरेक्शन से रेज आ रही हैं वही उनका क्या है, ओरिजिनल पाथ है। तो ब्रेन ने क्या किया, उन रिफ्रैक्टेड रेज को उनके ओरिजिनल पाथ के अलोंग कर दिया, क्या, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड। और जिस पॉइंट पे दोनों रेज मिली उस पॉइंट पे ब्रेन ने बोला कि भाई ये है स्टार हमारा। क्या है स्टार, ये रहा हमारा स्टार। तो एक्चुअल स्टार था कहाँ, वो यहाँ था, लेकिन ब्रेन ने स्टार की इमेज कहाँ बना दी, कहीं और बना दी। ये कौन सा था, ये ओरिजिनल स्टार था। ये कौन सा बन गया भाई, ये बन गया अपना एपरेंट स्टार। और इसीलिए जो हम बोलते हैं कि सन, मून या स्टार्स जो हमें स्काई में देखने को मिलते हैं वो एक्चुअली ओरिजिनल सन, स्टार, मून नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, उनकी इमेजेस होती हैं। और ये इमेज कौन बनाता है, हमारा ब्रेन बनाता है। एक्चुअल पोजीशन तो कुछ उनकी और ही होती है, लेकिन ब्रेन उनकी इमेज कहीं और बना देता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उस तक जो स्टारलाइट पहुंच रही है वो अपना पाथ डेविएट करके पहुंच रही है या चेंज करके पहुंच रही है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता। उसे तो क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा तुम यहाँ से आई हो, यानी कि तुम्हारा ओरिजिनल पाथ क्या है, वो यही वाला है। उसे क्या पता कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। उसने क्या किया कि जो रेज आ रही थी उन रेज को उनके ओरिजिनल पाथ के अलोंग क्या कर दिया, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और जहां वो मिली वहां पे बन गई क्या, स्टार की इमेज। इसीलिए स्टार, मून या सन हमें जो देखने को मिलता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो उनकी इमेजेस होती हैं। ये पहला कंसेप्ट था क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब आ जाओ जरा कि स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों देते हैं। भाई ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, ट्विंकलिंग का मतलब होता है कि क्या आप ये मान के चलते हो कि स्टार के पास क्या है, एक टॉर्च लाइट है और वो एक सेकेंड में अपनी लाइट जो है वो ऑफ कर रहा है और दूसरे सेकेंड में अपनी लाइट ऑन कर रहा है। क्या वो ऑन ऑफ खेल रहा है हमारे साथ, इसलिए तो वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। स्टार के पास कोई भी इस तरह का बटन नहीं है, कोई भी इस तरह का स्विच नहीं है जिसको वो ऑन ऑफ करे और अपनी लाइट को क्या करे, कभी कभी फेंके कभी नहीं फेंके। लेकिन फिर भी हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि एक सेकेंड में हमें लगता है कि स्टार क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं,
उनसे रोशनी आ रही है, और दूसरे सेकंड में ही हमको लगता है कि स्टार बुझ गए हैं, उनसे रोशनी नहीं आ रही है। दरअसल प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टार जो है ना उसकी कोई गलती नहीं है। स्टार तो कंटिन्यूसली हम तक अपनी जितनी पॉसिबल हो सकती है लाइट उतनी कंटिन्यूसली हमें देख रहा है, नॉन स्टॉप दे रहा है। उसके पास कोई स्विच नहीं है, कोई बटन नहीं है जिसको वो ऑन करे तो आप तक लाइट पहुंचे और ऑफ करे तो आप तक लाइट ना पहुंचे। वो तो कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यूसली हम तक जो है ना लाइट पहुंचा रहा है। स्टार लाइट हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उस स्टार लाइट में, स्टार लाइट के अमाउंट में जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। जिस एक सेकेंड में हमें लगता है कि स्टार कैसा है, ब्राइट है, स्टार चमक रहा है, उस समय क्या होता है कि उससे निकलने वाली जो स्टार लाइट है ना, ज़्यादा स्टार लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है। और जिस सेकेंड हमें लगता है कि स्टार जो है ना जलना बंद हो गया है, बुझ गया है, उस समय क्या होता है कि कम से कम स्टार लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार कैसा हो। अब क्या होगा, यही जो स्टार का जलना और बुझना है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंस है उस स्टार की लाइट में जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कभी स्टार की लाइट हम तक ज़्यादा पहुंच रही है और क्यों कभी स्टार की लाइट हम तक कम पहुंच रही है। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं उनके बारे में समझा था कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक लेयर्स की डेंसिटी किसी लेयर की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। यानी कि अभी तक हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स को आपस में ही कंपेयर कर रहे थे उनकी डेंसिटी के बेसिस पे। अब एक काम करते हैं, अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक लेयर की बात करते हैं अर्थ की, जो कि क्या है, हमारी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है और उसके सबसे पास वाली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। और इसी ट्रोपोस्फियर की अब हम बात करते हैं। इस ट्रोपोस्फियर में क्या है, इस ट्रोपोस्फियर में है बहुत सारे तरह तरह के पार्टिकल्स हैं। जैसे कि हमने बोला कि इसके पास है डस्ट पार्टिकल्स, फिर इसके पास है क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ वाटर वेपर्स भी हैं, फिर इसके बाद में इसके पास गैसेस भी हैं। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है। तो इस ट्रोपोस्फियर के पास डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स हैं, तरह तरह के पार्टिकल्स हैं इस ट्रोपोस्फियर के पास। अब क्या होता है, हो सकता है इस ट्रोपोस्फियर में ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पे गैसेस इकट्ठा हो गई हैं, तो इस लोकेशन पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें दूसरी लोकेशन की, लोकेशन बी की, इस लोकेशन पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स भी नहीं है, तो इस लोकेशन पे क्या होगा, डेंसिटी हो जाएगी कम। और इसी तरीके से जो पूरी हमारी ट्रोपोस्फियर लेयर है उसमें अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग लोकेशंस पे डेंसिटी कभी ज़्यादा हो रही है, डेंसिटी कभी कम हो रही है। कभी गैस पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गए हैं जिसकी वजह से उस लोकेशन की डेंसिटी बढ़ गई है, और कभी वो लोग एक दूसरे से दूर दूर हैं तो उस लोकेशन पे डेंसिटी हो गई है कम। ठीक, अब क्या हो गया, अब सपोज हवा चल गई, हवा चलने से क्या होगा, जो अभी तक हमने डेंसिटी डिसाइड करी थी कि हाँ लोकेशन ए पे डेंसिटी ज़्यादा है, लोकेशन बी पे डेंसिटी कम है, हवा चल गई, पार्टिकल्स फिर क्या हुए, इधर उधर हो गए, अपनी अपनी पोजीशन उनने चेंज कर ली, तो डेंसिटी क्या हुई, फिर से चेंज हो गई। यानी कि जो ट्रोपोस्फियर लेयर है ना, इसकी डेंसिटी बहुत बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होती है, कंटिन्यूसली जो है ना चेंज होती जाती है। तो डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, स्टार से आने वाली जो स्टारलाइट है ना उसकी बड़ी मुसीबत हो जाती है। ठीक है, स्टार से आने वाली जो स्टारलाइट है उसकी बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पहुंची है कहाँ, इसको अगर मैं रब करके आपको दिखाऊं, ठीक है, ये थी हमारी अर्थ और ये है क्या, हमारा ट्रोपोस्फियर। अब क्या हुआ, यहाँ से समझो स्टारलाइट आ रही है, ठीक है, स्टारलाइट यहाँ से आई, वैक्यूम से आई, अब उसको अपना मीडियम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है, उसका पाथ चेंज होगा, तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। सपोज नॉर्मल की तरफ ये बेंड हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं, ये नॉर्मल की तरफ कैसे बेंड हुई है भाई, ये बेंड हुई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा,
अब वो ऐसी लोकेशन पे आई है ट्रोपोस्फेयर की जहाँ पे डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, गैस पार्टिकल्स कैसे थे, इकट्ठा थे, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई, फिर से उसे अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसने कर लिया अपना पाथ चेंज। अब क्या हुआ, वो ऐसे लोकेशन पे पहुंची जहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई थी, ट्रोपोस्फेयर लेयर में कम हो गई थी, फिर से उसे अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। ये लो, फिर से कर दिया इसने अपना पाथ चेंज। फिर क्या होगा, फिर से वो ऐसी लोकेशन पे पहुंची जहाँ पे डेंसिटी कैसी थी, ज़्यादा थी, फिर क्या हुआ, फिर से वो ऐसी लोकेशन पे पहुंची जहाँ पे डेंसिटी कम थी। तो भाई ये जिगजैग करती हुई कहाँ पहुँचेगी, स्टारलाइट हम तक पहुँचेगी। ठीक है, तो स्टारलाइट हम तक कैसे पहुंचती है, एक जिगजैग मैनर में हम तक ट्रैवल करके पहुंचती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है। अब इस डायग्राम को मैं मिटाती हूँ, फिर से एक और नया डायग्राम। सपोज यहाँ खड़े हो आप और क्या कर रहे हो, स्टारलाइट को देख रहे हो। अब इस स्टार को मैंने क्या समझा हुआ है, स्टार हमको कैसा दिखता है स्काई में, एक पॉइंट जैसा दिखता है, पॉइंट साइज दिखता है, तो ये मैंने माना है क्या, स्टार। अब इस स्टार से आ रही है क्या, सपोज 3 स्टारलाइट आ रही हैं। अब 1 सेकेंड में क्या हुआ, जितनी भी स्टारलाइट आ रही हैं, 4 स्टारलाइट स्टार से निकल के आंखों तक, हमारी आंखों तक, ये सभी की सभी स्टारलाइट हम तक पहुंच गई। तो हमें स्टार कैसा दिखने लगा, ब्राइट दिखने लगा। अब क्या हुआ, दूसरे ही सेकंड में जैसे ही ये स्टारलाइट आ रही थी ना, इनके लोकेशन पे आ गए क्या, इनके पाथ में आ गए क्या, कुछ डेंस पार्टिकल्स, डेंस लोकेशंस आ गई, हवा चल गई, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो पहली वाली स्टारलाइट थी ना, इसको अपनी पाथ चेंज करनी पड़ी, और ये जो 4th वाली स्टारलाइट थी ना, इसको भी अपना पाथ क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो अब देखो ज़रा, दूसरे सेकेंड में आप तक कितनी स्टारलाइट पहुंची, सिर्फ 2। पहले में चारों की चारों स्टारलाइट आप तक पहुंच रही थी, मैक्सिमम स्टारलाइट पहुंच रही थी, लेकिन दूसरे सेकेंड में क्या हुआ, इन स्टारलाइट के पाथ में कोई डेंस पार्टिकल्स आ गए, मीडियम चेंज हो गया उनका, जिसके कारण उनका पाथ चेंज हो गया। तो अब दूसरे सेकेंड में आप तक कितनी लाइट पहुंची, सिर्फ 2 ही लाइट पहुंची। तो उस दूसरे सेकेंड में आपको स्टारलाइट कैसा दिखा, स्टार कैसा दिखा, काफ़ी डिम दिखा। तो आपने सोचा कि 1 सेकेंड में तो स्टार काफ़ी ब्राइट है और दूसरे सेकेंड में स्टार काफ़ी डिम है, यानी कि 1 सेकेंड में आपको स्टार दिखा जलता हुआ और दूसरे सेकेंड में स्टार आपको दिखा कैसा, बुझा हुआ। और इस बुझने को, जलने को हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग कहते हैं। और इसीलिए स्टार हमें क्या करते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स की गलती नहीं होती है, वो तो कंटिन्यूसली कांस्टेंट अमाउंट की लाइट हम तक पहुंचाती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, उस स्टार लाइट के अमाउंट में होती है जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। कभी मैक्सिमम स्टार लाइट पहुंचती है तो उस समय लगता है कि स्टार कैसा है, जल रहा है, ब्राइट है। दूसरे सेकंड में क्या होता है, इन स्टार लाइट के रास्ते में कोई ना कोई पार्टिकल्स या जो भी इनका पाथ है, उस पाथ में सपोज मीडियम चेंज हो गया, कभी रेयरर मीडियम आ गया, कभी डेंसर मीडियम आ गया, जिसके कारण इन लाइट्स को अपना पाथ चेंज करना पड़ता है और हम तक नहीं पहुंच पाती। तो दूसरे सेकंड में क्या हुआ, कम स्टार लाइट पहुंची तो हमें लगा कि स्टार कैसा है, डिम हो गया है, जबकि वो डिम नहीं हुआ है, वो तो अभी भी उतनी ही स्टारलाइट फेंक रहा था। देखो ना, दोनों ही केसेस में हमारे स्टार से 4 स्टारलाइट निकल रही थी, लेकिन पहले में हम तक पहुंची कितनी, 4, और दूसरे में पहुंची 2। ये सब क्यों हुआ है, ये पूरा नाटक हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो काफ़ी चेंज होती रहती है, काफ़ी नॉन यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूसली चेंज होगी, हवा चल जाएगी, टेम्परेचर का भी असर होता है। अगर किसी लोकेशन पे टेम्परेचर है ज़्यादा तो वहाँ की डेंसिटी है कम, और किसी लोकेशन पे टेम्परेचर है कम तो वहाँ की डेंसिटी हो गई ज़्यादा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी पे अफेक्ट डालते हैं, अपना उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म होती है। और फिर जो हमारा स्टार है उससे निकलने वाली जो स्टारलाइट है, इसी डेंसिटी के कारण क्या होता है, अपना पाथ टाइम पर हर सेकंड पे चेंज करती जाती है और हम तक एक इनफ क्वांटिटी में, कांस्टेंट क्वांटिटी में हम तक नहीं पहुंच पाती। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी से मिलता जुलता है क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स हमारे ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं,
जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि हमारा स्टार क्या है, स्टार हमको स्काई में एकदम पॉइंट के बराबर दिखता है, यानी कि पॉइंट साइज दिखता है। वही अगर हम बात करें प्लैनेट की, तो प्लैनेट हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। एक्चुअली में प्लैनेट्स तो हमारे स्टार से कैसे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन प्लैनेट्स हमारे अर्थ के काफ़ी पास होते हैं, इसलिए वो हमें स्टार से कैसे दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। ठीक है, और इन प्लैनेट्स को मैं क्या कंसिडर करती हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स का, पॉइंट सोर्सेस का एक ग्रुप मानती हूँ। स्टार्स कैसे थे, दूर थे, इसलिए वो मुझे कैसे दिखते हैं, पॉइंट साइज दिखते हैं। स्टार कैसे दिखते हैं, पॉइंट साइज दिखते हैं, यानी कि जो मेरा स्टार है वो क्या है, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनकी साइज कैसी होती है, बड़ी होती है। बड़ी क्यों दिख रही है हमको, क्योंकि वो हमारे अर्थ के करीब होते हैं, पास होते हैं। तो उन प्लैनेट्स को मैं क्या कंसिडर करती हूँ, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस का एक ग्रुप कंसिडर करती हूँ। ठीक, अब क्या हुआ, आप खड़े हो यहाँ पे और इस प्लैनेट को देख रहे हो। अब क्या हुआ, इस प्लैनेट का जो एक पॉइंट सोर्स है उससे कितनी लाइट निकल के आ रही है, सपोज 3 लाइट निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। अगर इस प्लैनेट से निकलने वाली लाइट को हम तक पहुंचना है तो हम तक कैसे पहुंचना होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके पहुंचना होगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो जैसे ही प्लैनेट के इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकल के आएगी हम तक, तो एटमॉस्फेयर जो होगा अर्थ का उसको क्रॉस करके आएगी। ठीक है, अब हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये वाली जो लाइट है ये अपना पाथ चेंज कर दे और ये वाली जो लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर दे, और हम तक कौन सी लाइट आए, हम तक सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइट आए। अब क्या होगा, लाइट तो हम तक कम पहुंच रही है, तो क्या हुआ, जो दूसरा वाला पॉइंट सोर्स था हमारे प्लैनेट का, वहाँ से भी क्या होता है, लाइट रेज निकल के आती हैं। लाइट रेज कैसे आएंगी हम तक आएंगी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए, और जैसे ही एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेंगी हो सकता है कि इनकी भी कुछ लाइट क्या हो जाए, अपने पाथ से डेविएट हो जाए और हम तक ना पहुँचे, लेकिन कुछ लाइट हम तक डेफिनेटली पहुँचेगी। तो ये देखो, इसकी जो दूसरा वाला पॉइंट सोर्स था प्लैनेट का, उससे हमारी आंखों तक कितनी रेज आ गई, 2 रेज आ गई। तो हमारी आंखों तक टोटल कितनी रेज पहुंच गई लाइट की, 3 रेज पहुंच गई, 2 पहुंच गई ब्लू वाली और 1 पहुंच गई रेड वाली। इनिशियली क्या हुआ था, प्लैनेट का जो एक पॉइंट सोर्स था रेड वाला, उससे 3 रेड लाइट निकल के आ रही थी, लेकिन 3 में से सिर्फ 1 ही पहुंची। उसको कंपनसेट करने के लिए क्या हुआ, जो दूसरा पॉइंट सोर्स था हमारे प्लैनेट का, उससे क्या निकली, 4 रेज निकली, 2 डेविएट हो गई और 2 हमारी आंखों तक पहुंची, यानी कि टोटल कितनी पहुंची हमारे पास, 3 पहुंच गई। ठीक है, ये कहानी थी किसकी, पहले सेकंड की। अब क्या हुआ, दूसरा सेकंड हुआ। दूसरे सेकंड में क्या हुआ, दूसरे सेकंड में ऐसा कुछ हुआ कि ये जो दूसरा वाला पॉइंट सोर्स था ना, इसकी हम तक सिर्फ 1 ही स्टारलाइट पहुंची। ये जो दूसरी वाली जो स्टारलाइट थी ये भी क्या हो गई, डेविएट हो गई अपने पाथ से। ठीक है, ये भी क्या हो गई, डेविएट हो गई पाथ से। हो सकता है कि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही होगी तो इसके रास्ते में कोई पार्टिकल्स आ गए होंगे, इसका मीडियम चेंज हो गया होगा, हो सकता है डेंसर रीजन में आ गई हो सकता है रेयरर मीडियम में आ गई हो, जिसके कारण इसको अपना पाथ चेंज करना पड़े। अब क्या हुआ, जो तीसरा वाला पॉइंट सोर्स था ना मेरे प्लैनेट का, उससे लाइट निकल के आ रही थी, उससे लाइट रे निकल के आई और इसने क्या किया, लाइट रे ने जो एक ब्लू वाली लाइट जो मुझ तक नहीं आ पाई दूसरे सेकंड में, उसकी जगह क्या हुआ, खुद आ गई। अब मेरी आंखों के पास कितनी लाइट आ रही है, अभी भी 3 आ रही है, एक ब्लू वाली, एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। तो दूसरे सेकंड में भी क्या हुआ, मुझ तक कितनी लाइट पहुंची, 3 लाइट पहुंची। स्टार के केस में क्या हो रहा था, पहले केस में पहुंची 4 लाइट, दूसरे केस में पहुंची 2 लाइट, इसीलिए वो हमको ऐसा लग रहा था कि कभी ब्राइट लग रहे हैं कभी डिम लग रहे हैं। लेकिन प्लैनेट के केस में क्या हो रहा है, प्लैनेट के पास इतने सारे लाइट के सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हर सेकेंड अगर कोई लाइट नहीं भी पहुंच रही है हमारी आंखों तक, तो दूसरा पॉइंट सोर्स क्या कर रहा है लाइट का, अपनी लाइट हम तक पहुंचा दे रहा है। इसीलिए हमारी आंखों पर
कॉन्स्टेंटली सेम अमाउंट की लाइट पहुंच रही है और इसीलिए प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। भाई स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे थे? स्टार तो कॉन्स्टेंटली हम तक अपनी मैक्सिमम लाइट जो है ना पहुंचा रहे थे, वो बिल्कुल भी स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं खेल रहे थे हमारे साथ। लेकिन क्या हो रहा था, हमारी अर्थ के रिफ्रैक्शन, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण उन स्टार लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा था, अपने पाथ को वो चेंज करती जा रही थी और इसीलिए कभी कम लाइट पहुंच रही है, कभी ज़्यादा लाइट पहुंच रही है। लेकिन प्लैनेट्स के केस में क्या हुआ? पहली बात तो क्या है, डिस्टेंस कम है प्लैनेट का हमारी अर्थ से, इसलिए वो हमको बड़े दिख रहे हैं और इसीलिए प्लैनेट्स को हम बहुत सारे एक ग्रुप मान रहे हैं। किस चीज़ का? जो पॉइंट जो होते हैं, जो सोर्स है पॉइंट का, उसका हम एक बहुत बड़ा सा ग्रुप मान रहे हैं इसको। यानी कि इस प्लैनेट के पास बहुत सारे क्या हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं लाइट के। अब अगर पहले सेकंड में एक सोर्स से क्या आ रहा है, एक पॉइंट सोर्स से 3 लाइट आ रही हैं और दूसरे सेकंड में केवल एक ही लाइट पहुंची उस पॉइंट सोर्स से, तो क्या हुआ, दूसरा वाला पॉइंट सोर्स आ गया उसको कंपनसेट करने के लिए, और दोनों ही केस में हम तक कितनी लाइट पहुंची? 3 लाइट पहुंची। इसीलिए प्लैनेट्स हमको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि पूरे समय कॉन्स्टेंटली हम तक प्लैनेट से सेम अमाउंट की लाइट हम तक पहुंच रही है। रिफ्रैक्शन होने के बावजूद, ऐसा नहीं कि प्लैनेट्स की लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन प्लैनेट्स के पास लाइट के इतने सारे पॉइंट सोर्सेज थे कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की कमी को कंपनसेट कर रहे हैं। पहला पॉइंट सोर्स दूसरे पॉइंट सोर्स की कमी को कंपनसेट कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला चौथे को, और इस तरह से प्लैनेट्स कंटिन्यूसली हम तक अपनी रोशनी पहुंचा रहे हैं और इसीलिए प्लैनेट्स हमें ब्लिंक करते हुए या ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाला सवाल भी हो गया है अपना कंप्लीट, ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज द स्काई अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? हमको सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे स्काई से लेकर के सन तक सब कुछ हमेशा रेड कलर का क्यों दिखता है? अभी इस चीज़ को समझने के लिए, ये चीज़ हमने एक्चुअली बहुत अच्छे से समझी थी, ठीक है, और इसी डायग्राम से हमने समझी थी। जब सनराइज और सनसेट की बात होती है तो सन आता कहाँ है भाई? सन आता है अर्थ के कहाँ? इक्वेटर्स पे, ठीक है। सन कहाँ आ जाता है? अर्थ के इक्वेटर्स पे आ जाता है और उस समय सन का जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? तो भाई दिन के टाइम पे जब सन कहाँ होता है? अर्थ के बिल्कुल पोल पे होता है, तो उस टाइम पे सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। यानी कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस हुआ क्या? काफ़ी ज़्यादा, और दिन के टाइम पे सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है क्या? काफ़ी कम। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि भाई सन से क्या मिलता है हमें? सनलाइट मिलती है। सनलाइट क्या होती है? सनलाइट होती है एक टाइप की क्या? वाइट लाइट। और हमें पता है कि एक वाइट लाइट किसकी बनी होती है? एक वाइट लाइट बनी होती है बहुत सारे कलर्स की, और जब वो स्कैटर होती है या डिस्पर्स होती है तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है या फिर स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। उसी समान जो हमारी सनलाइट है वो भी क्या होगी? बहुत सारे कलर्स की बनी होती है, और स्कैटर क्या होगी है? स्कैटर अपने एक्चुअली बहुत सारे कलर्स में होती है, लेकिन क्या है ना कि हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ जो 7 प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो 7 डोमिनेंट कलर्स होते हैं, उन्हीं को क्या कर पाती है? देख पाती है। इसीलिए हमें लगता है कि जो वाइट लाइट है या जो सनलाइट है वो सिर्फ अपने 7 प्राइमरी कलर्स में स्कैटर हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वाइट लाइट बनी भी बहुत कलर्स की होती है, और जब वो स्कैटर या स्प्लिट होने की बारी आती है तो वो उन्हीं कलर्स में क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी या स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ ये 7 प्राइमरी कलर्स को देख पाते हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट से डोमिनेंट कलर्स को देख पाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी सनलाइट किससे बनी हुई है और किस में स्कैटर हुई है? इन 7 प्राइमरी कलर्स में। कौन कौन से होते हैं भाई? वो होते हैं विबग्योर, VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन है ये, ग्रीन और विबग्योर, ये बीच वाला हटा देना, ठीक है। विबग्योर, येलो, ऑरेंज और रेड, इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है पूरा स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हमारी सनलाइट कैसी है?
एक वाइट लाइट है जो कि कैसे स्कैटर होगी, अपने 7 प्राइमरी या डोमिनेंट कलर्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्कैटर होगी। लेकिन ये स्कैटरिंग पॉसिबल कब है? ये स्कैटरिंग पॉसिबल है तब जब हमारी सनलाइट किससे आकर के टकराए, स्पेशल टाइप के पार्टिकल से आकर के टकराए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स। सिखाया था मैंने आपको, बताया था कि लाइट की स्कैटरिंग, वाइट लाइट की स्कैटरिंग कब पॉसिबल है, जब वो एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल से आकर के टकराती है और उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल कहते हैं। इतना क्लियर है आप सबको? अब क्या हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह के कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? बिल्कुल प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने तरह के पार्टिकल्स होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मोक पार्टिकल्स, है ना, तमाम तरह के पार्टिकल्स होते हैं और वो सारे कैसे होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण जैसे ही सन से निकलने वाली सनलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आएगी, स्कैटर हो जाएगी। किस में स्कैटर हो जाएगी? इस विबग्योर स्पेक्ट्रम में स्कैटर हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 7 कलर की डिफरेंट लाइट्स निकल के आती हैं, इनकी क्या होती है, अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। और अगर मैं वेवलेंथ का सीक्वेंस पूछूं तो आप बोलोगे क्या कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर के लाइट की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट कलर की जो लाइट है, सबसे कम वेवलेंथ होती है इस कलर के लाइट की। फिर मैंने आपको एक रिलेशन समझाया था, क्या बताया था कि भाई जिस लाइट की वेवलेंथ होगी क्या ज़्यादा, उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, उसकी स्कैटरिंग होगी उतनी ही कम। एक लाइट जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी स्कैटरिंग होगी कम, यानी कि लाइट की स्कैटरिंग और उसकी वेवलेंथ के बीच में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है। वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज़्यादा। और अगर कम स्कैटरिंग है, इसका मतलब क्या कि क्या मेरी लाइट वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाई क्या? अगर आप बीच रास्ते में ही फैल जाओगे तो क्या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लाइट के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। इसकी वेवलेंथ, पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है, तो ये फैल थोड़ी कम रही है। कम फैलेगी मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ये कर लेगी ज़्यादा ट्रैवल, यानी कि लाइट की वेवलेंथ और उसके डिस्टेंस के बीच में होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रेशियो। यानी कि अगर किसी लाइट की वेवलेंथ है ज़्यादा, वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होती है। रेड लाइट, ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम आया है सनलाइट से, रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कैसा है? काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसकी स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी। और वो डिस्टेंस कैसा ट्रैवल करेगी? ज़्यादा करेगी। इसीलिए एम्बुलेंस और जितने भी डेंजर साइंस वगैरह जो होते हैं वो सब रेड कलर से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर हम तक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुँच जाता है, इसीलिए, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें वॉयलेट लाइट की तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। वॉयलेट के केस में क्या होता है? इसकी वेवलेंथ वॉयलेट लाइट की कैसी होती है? काफ़ी कम होती है, जिसके कारण ये फैलेगा ज़्यादा। अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो क्या ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा? नहीं ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये हम अप्लाई कर देते हैं कहाँ? अपने इस क्वेश्चन पे। कैसे अप्लाई करेंगे? सनराइज का टाइम हो रहा है, सनराइज से क्या निकला है भाई? सनलाइट आई है। अब सनलाइट जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आएगी, अपने इस स्पेक्ट्रम में हो जाएगी क्या? स्कैटर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? वॉयलेट लाइट की हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो कि वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कैसी है? काफ़ी कम है, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो हो सकता है कि मेरी जो वॉयलेट लाइट है ना, वो यहाँ कहीं आकर के हो जाए स्कैटर। तो देखो, इसने डिस्टेंस तो काफ़ी कम किया है ट्रैवल। फिर इसके बाद में आई इंडिगो। इंडिगो का जो वेवलेंथ है वो हमारी वॉयलेट लाइट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जिसके कारण उसकी जो स्कैटरिंग है वो थोड़ी कम होगी। अगर हम वॉयलेट से कंपेयर करें तो थोड़ी कम होगी, लेकिन होगी तो तब भी ज़्यादा ही, यानी कि ये भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, वॉयलेट से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हो सकता है कि मेरी जो इंडिगो है वो कहीं यहाँ आकर के स्कैटर हो जाए लाइट। फिर इसके बाद में आया कौन? ब्लू। ब्लू कलर क्या करता है? ब्लू कलर की वेवलेंथ वॉयलेट और इंडिगो से ज़्यादा होती है, तो जाहिर है इसकी जो स्कैटरिंग होगी वो वॉयलेट और इंडिगो से थोड़ी सी कम होगी, यानी कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो ये देखो, मेरी जो ब्लू लाइट है वो कहीं यहाँ पे आकर के स्कैटर हो गई, ज़्यादा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वॉयलेट और इंडिगो के कंपैरिजन में।
इसी तरह से क्या आएगी, ग्रीन लाइट आएगी। ग्रीन क्या करेगी, ग्रीन आकर के कहीं यहाँ स्कैटर होगी। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ब्लू से भी ज़्यादा है, इसकी स्कैटरिंग कम होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी। फिर आया कौन, फिर आया येलो। येलो जो है कहीं यहाँ पे आके स्कैटर करेगी, और ज़्यादा इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी थी, ज़्यादा थी। फिर आई कौन, ऑरेंज लाइट। ऑरेंज लाइट कहीं यहाँ पे आकर के स्कैटर हो जाएगी। फिर फाइनली कौन आई भाई, फाइनली आई हमारी रेड लाइट। तो भाई रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कैसी है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे कम होगी और वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। डिस्टेंस कौन सा वाला डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच वाला। ठीक है, सनराइज और सनसेट के केस में क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे पहले कि रेड लाइट जो है ना, मतलब जो वॉयलेट, इंडिगो और जो ब्लू लाइट होती है वो, क्योंकि इनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, ये इससे पहले कि हम तक पहुँचे सनलाइट से, ये क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। और सिर्फ सन की जो रेड लाइट होती है वही हम तक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच पाती है। क्यों, क्योंकि उनकी वेवलेंथ है ज़्यादा, स्कैटरिंग है कैसी, उनकी कम। ठीक है, इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें चाहे स्काई हो चाहे वो सन हो, क्या दिखता है, रेड कलर का ही दिखता है। और अगर हम बात करें दिन के टाइम की, दिन के टाइम पे हमें स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखेगा भाई, ब्लू कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि उस समय जो सन है और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। सन से क्या आती है, सनलाइट निकल के आती है। ठीक है, सनलाइट निकल के आई और क्या होगा, स्कैटरिंग होगी सनलाइट की। क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं क्या, कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले वॉयलेट लाइट निकल के आई, वॉयलेट लाइट सपोज यहाँ कहीं स्कैटर हो गई। फिर इसके बाद में कौन आई, इंडिगो आई। इंडिगो लाइट हो सकता है कहीं यहाँ स्कैटर हो जाए। फिर आई कौन, आई फाइनली ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट हो गई कहाँ, यहाँ स्कैटर। हम कहाँ खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं। हमको अर्थ से स्काई का कलर इस समय क्या दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी की ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर की लाइट स्कैटर नहीं होंगी, ये बिल्कुल स्कैटर होंगी। लेकिन क्या है ना कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैसा है, काफ़ी कम है दिन के टाइम पे, जिसके कारण क्या होगा कि अभी तक ग्रीन, येलो और रेड लाइट ने सफिशिएंट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है कि इससे पहले वो स्कैटर हो जाएं। भाई स्कैटर कब होंगी, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करके उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा उतने डिस्टेंस पर जाकर के वो क्या कर जाएंगी, फैल जाएंगी। लेकिन अभी तक वो डिस्टेंस आया ही नहीं है। इससे पहले कि वो डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कैटर हो, जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो गई और हमें अर्थ से स्काई का कलर कैसा दिखा, ब्लू दिखा, और हमारी आंखों के सामने नीला नीला छा गया। इसी को बोलते हैं क्या कि सन हमें दिन के टाइम पे कैसा दिखता है, सॉरी स्काई ब्लू कलर का दिखता है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इसके आंसर का स्क्रीनशॉट चाहिए है तो आप ये ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर, ठीक है। ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये सवाल है आज के इस सेशन का आखिरी सवाल, जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्यों एस्ट्रोनॉट्स को आउटर स्पेस में जाकर के स्काई कैसा दिखता है, डार्क कलर का दिखता है। भाई अभी अभी हमने पढ़ा कि सनराइज सनसेट के टाइम पे बढ़िया सुंदर सा जो है ना रेडिश कलर का दिख रहा है सन और स्काई, और दिन के टाइम पे स्काई हमें ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो एस्ट्रोनॉट्स ये शिकायत हमसे क्यों कर रहे हैं कि उन्हें जो स्काई है वो डार्क कलर का दिखता है। भाई याद करो कि हमें जो सनलाइट हम तक आ रही है वो हमें डिफरेंट कलर्स की कब दिख पाती है, जब उसकी स्कैटरिंग होती है सनलाइट की। सनलाइट की स्कैटरिंग कब पार्टिकल्स है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनसे जाकर के टकराएं। एस्ट्रोनॉट अभी कहाँ है, एस्ट्रोनॉट है आउटर स्पेस पे। क्या स्पेस में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। स्पेस तो क्या है, एक वैक्यूम पोर्शन है, वैक्यूम एरिया है। वहाँ पे तो किसी भी तरह के एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं हैं। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर नहीं आएगा मतलब क्या, वहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं होंगे। जब कोलॉइडल पार्टिकल्स है ही नहीं तो हमारी जो सनलाइट है वो जाकर के टकरा करके किस में बिखरेगी। सनलाइट कब बिखरती है, जब वो कोलॉइडल पार्टिकल से जाकर के टकराती है। तो भाई जब एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स हैं ही नहीं तो सनलाइट किससे जाकर के टकरा के बिखरेगी,
बिखर ही नहीं पाएगी, क्योंकि टकराने के लिए, बिखरने के लिए ये चाहिए होते हैं। तो जब वो बिखरेगी नहीं तो फिर हमें स्काई का जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्काई का डिफरेंट कलर रेड या ब्लू कलर कैसे दिखाई देगा? The sky appears dark instead of blue to an astronaut because there is no atmosphere in the outer space that can scatter the sunlight. As the sunlight is not scattered, no scattered light reach the eyes of the astronauts and the sky appears black to them. इसीलिए स्काई उनको कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का दिखता है। वो हमसे कंप्लेन करते हैं धरती वालों से कि भाई तुम्हें तो जो है ना बढ़िया स्काई का कलर ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है सनराइज सनसेट के टाइम पे, लेकिन ऊपर आओ, ऊपर से तो ब्लैक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारी गलती नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए स्कैटरिंग नहीं हो रही है सनलाइट की। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट जो है स्कैटर नहीं हो रही है डिफरेंट कलर्स में अपने, और स्काई डार्क कलर का दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्लियर। और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा आज का ये सेशन होता है कंप्लीट, यानी कि हमारा जो चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वो होता है कंप्लीट। इस चैप्टर के हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स देखे हैं, कंसेप्ट्स देखे हैं, और जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, इन टेक्स्ट भी और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आप इस चैप्टर को करेंगे एंजॉय, इस सेशन को करेंगे एंजॉय। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम क्लास 10 फिजिक्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।